हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है बच्चा बाड़ी आपके। चलिए जी, बहुत बेहतरीन शानदार। कारो का हमने फर्स्ट सेशन कर लिया था, अब आगे बढ़ेंगे और कारो के सेकंड सेशन की बात करते हैं। और कारो में हमने सब पैरा 6 तक किया था, जो कि बेसिकली कॉस्ट रिकॉर्ड को लेकर था। अब हम बात करेंगे आगे से स्टैट ड्यूज से, ठीक है ना। तो करीब करीब 21 सब पैरा आपको पता है, जिसमें से हम 6 कर चुके थे। 7 से अब स्टार्ट करते हैं। देखें, जो 7th पैराग्राफ कहता है स्टैट्यूटरी ड्यूज के बारे में। देखो, ड्यूज जो आपने एज पर लॉ देने हैं, चाहे आपने एम्प्लॉय का पैसा देना है, बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ का, क्योंकि वो मैंडेटरी है, वो देना पड़ता है। बोनस का पैसा देना पड़ता है एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ग्रेचुटी का पैसा देना पड़ता है एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ये सारे एक्ट हैं जो आपसे कहते हैं पैसा देने के लिए। पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन जाना ज़रूरी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के हिसाब से। तो भाई, अगर आपने एम्प्लॉय का पैसा नहीं दिया तो कहीं ना कहीं स्टैट ड्यू पेंडिंग है। आपने इनकम टैक्स जमा नहीं किया तो कहीं ना कहीं स्टैट ड्यू पेंडिंग है। आपने जीएसटी जमा नहीं किया, स्टैट ड्यू पेंडिंग है। आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, स्टैट ड्यू पेंडिंग है। तो स्टैट ड्यू मे बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय ड्यूज, दे कैन बी इन एनी फॉर्म। तो कोई भी पैसा जो आपको एज पर लॉ देना है, जो आपने नहीं दिया, वो कहलाएगा स्टैट्यूटरी ड्यू। गेटिंग माय पॉइंट। देखो, 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर कोई डिस्प्यूट हो उस ड्यू को लेकर, भाई आपका मैटर सीआईटी में है, सीआईटी ने आपके ऊपर कोई ऑर्डर पास किया, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, अब आईटीएटी चले गए। अब आईटीएटी मैटर पेंडिंग है आपके इनकम टैक्स का लेकर। तो अभी यार मैटर पेंडिंग है तो अभी क्यों दे दे टैक्स? अभी जब जो डिसीजन आएगा आईटीएटी के हिसाब से जमा करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है ड्यू को लेकर, आपने एम्प्लॉय का बोनस नहीं दिया और मैटर लेबर कोर्ट में, नेशनल ट्राइब्यूनल में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंदर ये सारे अलग अलग मसलों के लिए बनाए गए अथॉरिटीज़ हैं, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल। अगर वहाँ कोई मैटर पेंडिंग है, आपने एम्प्लॉय का पैसा नहीं दिया, तो सर एक बार मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाए तो पैसे दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो यार, अगर किसी कारण से आपका ड्यू पेंडिंग है, चाहे एम्प्लॉय का पैसा हो, चाहे आपका इनकम टैक्स हो, कोई मैटर पेंडिंग है सेस्टेट में, ठीक है ना, कस्टम कोई मैटर पेंडिंग है, जीएसटी कोई मैटर पेंडिंग है, तो सर वहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, उस कारण से पैसे नहीं दिए, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऑडिटर को 2 बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो अमाउंट कितना है उसमें, और दूसरा किसके पास डिस्प्यूट पेंडिंग है, नेम ऑफ द फोरम। आईटीएटी है, सेस्टेट है, नेशनल ट्राइब्यूनल है, लेबर कोर्ट है, क्या है, नेम ऑफ द फोरम, अमाउंट, डिस्प्यूट में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, 2 बातें बताइए अगर डिस्प्यूट है तब, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर आपने पैसा जमा नहीं किया, इट हैज़ नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, 2 बातें बताइए, कितना धन इन्वॉल्व है और किसके पास ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप कोई मतलब अपनी बात रखते हैं, आपने कोई अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट दिया है, दैट इज़ नॉट अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कब होता है यार? सीआईटी का ऑर्डर आया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप आईटीएटी चले गए। तो डिस्प्यूट तब होगा जब आप एग्री नहीं कर रहे हो कि मेरी टैक्सेशन लायबिलिटी इतनी है, आप एग्री नहीं कर रहे हो कि एम्प्लॉय का इतना पैसा बाकी है, तब डिस्प्यूट आएगा। तो किसी बात को रखना इज़ नॉट डिस्प्यूट, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। तो मैं आपको बताऊं, डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? डिस्प्यूट मीन्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, नॉर्मल नहीं, सिग्निफिकेंट, वो डिस्प्यूट कहलाता है। तो डिस्प्यूट मतलब किसी बात को बताना इज़ नॉट ओनली डिस्प्यूट जब तक डिफरेंसेस नहीं है और सिग्निफिकेंट लेवल के डिफरेंसेस नहीं है, जिसके लिए यू आर एक्टिंग। इफ़ यू आर एक्टिंग ऑन एनी डिफरेंस, इन दैट केस देयर इज़ अ डिस्प्यूट। मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती, हम उसको लेकर कुछ नहीं करते, तो डिफरेंसेस हैं। लेकिन मेरी और आपकी सोच नहीं मिलती और इसको लेकर हम एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से गलत बात कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, दैट इज़ अ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट में कुछ ना कुछ एक्ट आप करते हैं डिफरेंसेस के कारण। तो कहता है किसी बात को सिर्फ डिपार्टमेंट को बताना इज़ नॉट अ डिस्प्यूट।
ठीक है। अच्छा, ये तो बात है डिस्प्यूटेड की, लेकिन सर जब बात करते हैं नॉन डिस्प्यूटेड की, तो नॉन डिस्प्यूटेड में क्या है? देखो जी, नॉन डिस्प्यूटेड में कहता है अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग नहीं है तो आप अपने सारे ड्यूज पे ऑफ कर दें, वही ठीक रहेगा। अगर 6 महीने से ऊपर की कोई भी उधारी है बैलेंस शीट डेट में, कितनी बच्चे? 6 महीने से ऊपर की कोई भी उधारी है बैलेंस शीट डेट में, 6 महीने से ऊपर की, तो ऑडिटर उसे बताएगा। इफ एनी अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑन द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट में 31 मार्च को, भाई फॉर एग्जाम्पल आपने दिसंबर का जीएसटी डिपॉजिट नहीं किया, वो डिपॉजिट करना था फॉर एग्जांपल आपको 20 जैन को, 23 जैन को, जैसा भी है, फिर आपने जैन में भी जमा नहीं किया, फेब में भी जमा नहीं किया, तो 31 मार्च को इन चारों महीने के जीएसटी पेमेंट पेंडिंग है। किन किन महीनों की पेंडिंग है जी? दिसंबर की पेंडिंग है, जैन की पेंडिंग है, फेब की पेंडिंग है, मार्च की पेंडिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च को क्या किसी भी पेंडिंग उधारी को 6 महीने हुए हैं क्या? नहीं तो। क्या किसी भी पेंडिंग उधारी को 6 महीने हुए हैं क्या? नहीं तो कहता है अगर 31 मार्च को किसी भी उधारी को 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, इफ इट इज मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, इन दैट केस उसे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दिसंबर की उधारी को 6 महीने थोड़ी हुए हैं यार। लेकिन एक बात बताओ, अगर यही उधारी जून की होती तब तो 31 मार्च को हो जाते आराम से 6 महीने, उस उधारी को आप बताते। जो उधारी आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग है बेटे? अरियर्स आउटस्टैंडिंग स्टैट ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स ऑन द डेट विच दे बिकेम पेएबल, जिस दिन वो पेएबल हैं, अगर 6 महीने से ऊपर की आउटस्टैंडिंग ड्यू है तो वो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। ये डिस्प्यूट किस चीज़ का हो सकता है सर? कहता है जी डिस्प्यूट हो सकता है जीएसटी को लेकर, बहुत बढ़िया, प्रोविडेंट फंड को लेकर, बहुत बढ़िया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, शायद आपने कभी सुना हो, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है टुवर्ड्स ईएसआई, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं एम्प्लॉय को, ठीक है ना, ईएसआई एक्ट 1948 के अंदर। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, शहीद हो गए बेचारे ये सब तो, ड्यूटी ऑफ कस्टम, ठीक है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ये कुछ जगह बचे हैं एक्साइज और वैट वगैरह, जैसे आपको पता है हर जगह जीएसटी नहीं लगता। अब जैसे कि पेट्रोल है या अल्कोहल वगैरह है, इसमें जीएसटी नहीं लगता, तो यहाँ पे वैट वगैरह बचे हुए हैं, ठीक है। तो और कोई भी सेस इवन आपने नहीं दिया, या कोई भी स्टैट ड्यू जो आपको देना है लेकिन आपने नहीं दिया, अगर वो 6 महीने से ऊपर के आउटस्टैंडिंग रखते हैं बैलेंस शीट डेट में, ठीक है ना, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उसे आप बताइए। 6 महीने से कम में हमें मतलब नहीं है, ठीक है। जीएसटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ईएसआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सेल, लिखना सब पड़ेगा भाई, अभी हो या नहीं हो लिखना सब पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, 11 हो गई भाई कुल मिला के, ठीक है। ये अनडिस्प्यूटेड है और नीचे क्या है? डिस्प्यूटेड। तो 2 बातें बताइए, अमाउंट और फोरम, ठीक है जी। ये हो गई आपकी स्टैट ड्यू का पॉइंट। ज़रा देखते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पे समराइज़ करके, हमने समराइज़ करके क्या लिखा है बच्चा पार्टी? हमने लिखा है क्या कंपनी रेगुलर है अपने पैसे जमा करने में, बहुत बढ़िया। अगर आउटस्टैंडिंग है मोर देन 6 मंथ्स बैलेंस शीट डेट में तो उसे इंडिकेट करिए, इट शैल बी इंडिकेटेड, ठीक है। और अगर जमा नहीं किया डिस्प्यूट के चलते तो 2 बातें बताइए। ओहो हो, ये तो पिछला कैरी ओवर हो गया 2 बातें बताइए, ठीक है। एक तो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट और दूसरा है नेम ऑफ द फोरम, ठीक है जी। 2 बातें आपको बतानी पड़ेंगी, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट और नेम ऑफ फोरम। डन हो गया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। स्टैट ड्यू की भी बल्ले बल्ले हो गई अब तो, अब किसकी बल्ले बल्ले करेंगे भाई? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, नया पॉइंट। देखो यार, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन
जो आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, यू हैव नॉट रिकॉर्डेड दैट ट्रांजैक्शन, राइट, लेकिन बाद में रिकॉर्ड किया है या बाद में सरेंडर किया है, या कोई ऐसी इनकम जो आपने पहले नहीं बताई थी, सरकार ने आपको मौका दिया और आपने इनकम बता दी। आपने शायद टैक्स के अंदर पढ़ा या सुना होगा, 2016 में आईडीएस आई थी, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम। अगर आपने अपनी इनकम नहीं बताई तो अब बता दो। तो भाई यही कहानी यहाँ पे, अगर आपने पिछले सालों में जो इनकम नहीं बताई, अगर वो इस साल आप बता रहे हैं, अनरिकॉर्डेड इनकम आपने बताई है, तो उसकी प्रॉपर तरीके से बुक्स में भी एंट्री की है या नहीं। अगर आप डिपार्टमेंट को कह रहे हैं जी इतनी हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम थी, ये हम बता रहे हैं, अगर यहाँ बता रहे हो तो बुक्स में भी रिकॉर्ड करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अगर आप उसे सरेंडर कर रहे हैं अभी या डिस्क्लोज कर रहे हैं एज इनकम, ठीक है ना, एज इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर ऐसा है तो क्या प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम को आपने बुक्स के अंदर भी अब प्रॉपर से रिकॉर्ड किया है क्या? आप ये बताइए, क्योंकि पहले तो बुक्स में रिकॉर्ड थी ही नहीं, ना किसी को बताइए आपने वो पैसे कमा लिए, छुपा भी लिए, अब उसको जाहिर कर रहे हो सरकार को, डिपार्टमेंट को। अगर डिपार्टमेंट को बता रहे हो तो बुक्स का भी ऑल्टरेशन कर लो मालिक, बुक्स को भी चेंज कर लो अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो एनी अनरिकॉर्डेड इनकम विच वॉज नॉट प्रीवियसली रिकॉर्डेड बट डिस्क्लोज्ड और सरेंडर्ड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, सो वेदर द बुक्स हैव बीन ऑल्टर्ड अकॉर्डिंगली, क्या बुक्स को उसी तरीके से हमने उस इनकम को, अनरिकॉर्डेड इनकम को अब बुक्स में शो किया है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 8 चीज़ें पढ़ चुके हैं हम, अगर ध्यान से आप देखें, पीपीई, इन्वेंट्री, लोन, फिर लोन, 2 लोन थे अगर आपको याद हो, डिपॉजिट, कॉस्ट रिकॉर्ड, स्टैट ड्यू, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। फिंगर टिप्स में जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले ना हमने वो लोन देखे थे जो हमने दिए थे, अगर आपको याद हो 3rd और 4th सब पैराग्राफ के अंदर। अभी हम वो लोन देख रहे हैं जो हमने लिया है। सो दिस इज लोन रिसीव्ड, राइट। क्या कहता है भाई, जरा देखते हैं लोन रिसीव के बारे में। क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या रीपेमेंट ऑफ लोन को लेकर, या किसी और बोरोइंग को लेकर, चाहे आपका प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो, किया है क्या? अगर किया है तो ऐसा डिस्क्लोजर दीजिए, ठीक है। मतलब आपने लोन नहीं दिया मालिक, एक अनसिक्योर्ड लोन था जो आपने एसबीआई से लिया था 50 करोड़ का, वो नहीं दिया आपने, तो कैसे बताएगा फिर? बताते हैं जी, ऑडिटर बताएगा। नेचर ऑफ बोरोइंग, अनसिक्योर्ड लोन, नेम ऑफ लेंडर एसबीआई, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अमाउंट नॉट पेड, 50 करोड़ का लोन था, 20 करोड़ रह गया था। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बोथ। नंबर ऑफ डेज अनपेड, फॉर एग्जाम्पल 240 डेज। रिमार्क इफ एनी, अगर कोई रिमार्क आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि बैंक हैज़ प्रोवाइडेड, या बैंक हैज़ रिन्यूड और प्रोवाइडेड अ फ्रेश लोन, अगर आपको याद हो, ठीक है। द लोन और बैंक इज अबाउट टू रिन्यू द लोन, ऐसा कुछ कह सकते हैं, कोई रिमार्क हो तो ऐड कर दो। अनसिक्योर्ड लोन, ओहो, एसबीआई 20 करोड़ बोथ 240 दिन। सर आपको ना लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब ये तो एसबीआई का लोन है, आप मानो एक आईसीआईसीआई बैंक का सिक्योर्ड लोन होता, वो भी आपने नहीं दिया था, तो बताते दूसरी एंट्री, सिक्योर्ड लोन आईसीआईसीआई बैंक 100 करोड़ का, दोनों नहीं दिया और 195 डेज से पेंडिंग है। मतलब लेंडर वाइज डिटेल देंगे, हाँ जी, लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी सर, लेंडर वाइज डिटेल।
जिनसे जिनसे भी आपने लोन लिया, जितने भी बैंक एफआई से आपने लोन लिया, लेंडर वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। यू हैव टू प्रोवाइड डिटेल लेंडर वाइज, मतलब एसबीआई अलग, आईसीआईसी अलग, अगर कोई और है तो एक्सिस अलग, फिर अलग, फिर अलग, फिर अलग। हर लेंडर की अलग जानकारी दीजिए, कितने का उसका लोन है उसको अलग बताइए, कितने से वो पेंडिंग, कितने समय से वो बताइए, कौन सा वो लोन है वो बताइए। अलग अलग लेंडर की अलग अलग जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा सर एक बात बताइए, ऊपर एक पॉइंट लिखा था कि लोन या कोई और बोरोइंग हो तो डिबेंचर भी आएगा क्या? भाई डिबेंचर भी तो कहीं ना कहीं डेट ही है ना, तो डिबेंचर भी आएगा। हाँ डिबेंचर भी आएगा। तो सर डिबेंचर के केस में कैसे लिखेंगे? लिखा हुआ है ना नेचर ऑफ बोरिंग। अगर डिबेंचर हो तब भी बताओ, मतलब अगर डिबेंचर नहीं दिए तो तीसरे में डिबेंचर आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये बढ़िया है गुरु। सर डिबेंचर होल्डर के नाम लिखेंगे ना, लेंडर वाइज डिटेल डिबेंचर होल्डर में नहीं लगेगी। कहाँ लिखा है ये? लेंडर वाइज डिटेल सिर्फ कहाँ लगेगी? क्लासिक पॉइंट है भाई। लेंडर वाइज डिटेल देनी है बैंक और एफआई में। आपको डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखना। पता चला 4 लाख डिबेंचर होल्डर है, सबका नाम लिख रहे हो आप। 1.5 महीने में ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो रही है, 8 लोग उठा के ला रहे हैं, आओ भैया चलो ऑडिट रिपोर्ट लेकर चलते हैं। अरे भाई तो लेंडर वाइज डिटेल आपको नहीं देनी, ठीक है ना, डिबेंचर होल्डर में, क्योंकि डिबेंचर होल्डर बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए बैंक और एफआई में सिर्फ लेंडर वाइज डिटेल देनी है। तो डिबेंचर होल्डर के नाम के सामने डैश लगा दें, हाँ लगा दो, फिर बता दो कितने का डिबेंचर है, क्या है, क्या क्या है, वो सब बता दो आप। मतलब डिबेंचर हो, सिक्योर्ड लोन हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ साथ में लेंडर का नाम भी देंगे, बिल्कुल देंगे जी। अमाउंट देंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज अनपेड, रिमार्क। 6 बातें बतानी है। कौन कौन सी? नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट ड्यू, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज, रिमार्क। तो अगर आपने कोई भी लोन रीपे नहीं किया, डिफॉल्ट किया है, तो आपको बताना पड़ेगा मालिक। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दीज 6 एलिमेंट्स, ठीक है जी। नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट पेड, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज एंड रिमार्क इफ एनी। चलिए बढ़िया, शानदार, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या? ये बढ़िया पॉइंट है भाई। क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या? मतलब आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949 में दिए गए 2 सेक्शन के हिसाब से 21 और 35A अपने अधिकार को इस्तेमाल को इशू करके, अपने अधिकार को इस्तेमाल करके, अपने अधिकार को कहीं ना कहीं यूज़ करके, जो अधिकार आरबीआई को 21 और 35A के अंदर दिया गया है, एक मास्टर सर्कुलर इशू किया था आरबीआई ने, क्योंकि एनपीए की तादाद बहुत बढ़ रही थी ज़ोरों शोरों से। तो आरबीआई ने अपने 21 और 35A के अधिकार को इस्तेमाल करके एक मास्टर सर्कुलर इशू किया था। उस मास्टर सर्कुलर के अंदर आरबीआई ने कहा था कि 4 लोगों को विलफुल डिफॉल्टर मानेंगे। 4 एंटिटीज, 4 कंपनीज विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर होंगी। 4 कौन कौन सी भाई? पहली बात, जिसने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जिसने डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट में, ठीक है, सर्वप्रथम, थोड़ा और करना पड़ेगा वाइडन। दूसरा, जिसने जिस पर्पस के लिए पैसे लिए उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किए, कहीं और इस्तेमाल कर लिए, और ये प्रमाण है इस बात का कि आपने कहीं और इस्तेमाल किए। मतलब आपने बैंक से लोन लिया कि हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन आपने फैक्ट्री लगाने की बजाय उस लोन से अपने पुराने लोन रीपे कर दिए। समझ रहे मेरी बात? जिस पर्पस के लिए लोन लिया, फॉर विच द लोन वॉज ऑब्टेन्ड,
उस पर्पज में इस्तेमाल ही नहीं किया, नॉट यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स दैट पर्पस, टुवर्ड्स दैट पर्पस। और इस बात का प्रमाण भी है कि भाई आपने लोन रीपे कर दिया, जो पैसा आया वहां से, आपको मानेंगे विलफुल डिफॉल्टर। ये बढ़िया है सर, घर वालों से पैसे लिए, बोले आज फीस देनी है, और दे दिए किसी और को। सही बात, आप भी घर वालों के लिए विलफुल डिफॉल्टर हो, बहुत बढ़िया। तीसरा, जिस पर्पस के लिए लोन लिया या जिस पैसे को आपने लिया, वो पैसा साइफन कर दिया, मतलब उड़ा दिया, और ये प्रमाण भी नहीं कि कहां उड़ाया। देखो सेकंड और थर्ड में फर्क है भाई। सेकंड में पैसा जिस पर्पस के लिए लिया वहां तो इस्तेमाल किया नहीं, कहीं और किया, जहां किया उसका प्रमाण है, उसका एविडेंस है कि यार यहां खर्च कर दिया। थर्ड वाले में जब पैसा आया उसे तो कहां खर्च कर दिया कुछ पता ही नहीं, और ये पता भी नहीं कि पैसा गया कहां। डायरेक्टर भाई, कंपनी ने लोन लिया 50 करोड़ का, और वो पैसा कहां गया उसका कोई खोज खबर ही नहीं। पैसा कहां डाल दिया डायरेक्टर ने, कहां ले गया, कौन ले गया, कहां क्या चला गया, कुछ पता ही नहीं। अच्छा, सेकंड वाले में क्या था कि लोन लिया था एक्सपेंशन करने के लिए, लोन से पुरानी उधारी खत्म कर दी, तो पता है ना कि पुरानी उधारी खत्म की है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस पैसे को साइफन कर दिया, उस पैसे को उड़ा दिया, उसका एविडेंस नहीं कि कहां गया, कैसा गया, वो नहीं कह सकते। सेकंड पॉइंट में पता है कि यहां गया है और ऐसे गया है और कंपनी के लिए ही गया है। लेकिन तीसरे वाले में आपने साइफनिंग कर दी भाई साहब, और वो कहां डाल दिया पैसा, कहां क्या कर दिया कुछ पता ही नहीं, और किस पर्पस के लिए डाला वो भी पता नहीं, क्या एविडेंस है वो भी नहीं है। साइफनिंग कर दिया आपने पैसे की भाई, नॉट यूटिलाइज्ड दैट मनी, और कहां यूटिलाइज किया उसका पता भी नहीं, एंड नो एविडेंस और नो रिकॉर्ड कि गया कहां वो पैसा। यू हैव बेसिकली साइफन्ड द मनी। ठीक है, चौथा पॉइंट, विलफुल डिफॉल्टर आपको मानेंगे जो एसेट आपने गिरवी के तौर पे रखी है बैंक के पास, वही बेच दी। सिक्योर्ड लोन है ना, सिक्योर्ड लोन में एसेट को सिक्योरिटी के मॉर्टगेज करोगे, जो मॉर्टगेज्ड एसेट थी वही बेच दी। सो डिस्पोज्ड ऑफ द एसेट, राइट। सो इन 4 केसेस में कंपनी को अपन क्या मानेंगे, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर को जो बताया है वो आरबीआई ने बताया मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत, जो अधिकार उसे 2135 के अंदर दिया गया, उस अधिकार को इस्तेमाल करके मास्टर सर्कुलर लेकर आया, और मास्टर सर्कुलर के अंदर आपने इन 4 बातों को बताया। ठीक है, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये है विलफुल डिफॉल्टर का पॉइंट। ठीक है, अच्छा क्या कहता है जी, कहता है क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या। ठीक है भाई, किया है तो आप बताइए अपने ऑडिट रिपोर्ट में, बहुत बढ़िया। अगला, क्या जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उस पर्पस में इस्तेमाल किया है क्या। वही जो आपने विलफुल डिफॉल्टर के अंदर पॉइंट देखा, जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया उस पर्पस में इस्तेमाल किया है क्या। अगर नहीं किया, कंपनी ने उस पर्पस में कहीं और खर्च कर दिया, तो कितना पैसा डाइवर्ट किया और किस पर्पस में लगाया है। आपने बोला जी हम तो लोन ले रहे हैं क्योंकि एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, एक नई यूनिट लगाएंगे, या एक्सपेंशन करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन वो पैसा आपने कहीं और खर्च कर दिया। तो कितना पैसा कहीं और खर्च किया है और कहाँ खर्च किया वो बताइए। अमाउंट एंड न्यू पर्पस, वो दोनों चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है ना, एक तो कितना लोन डाइवर्ट किया है और किस पर्पस के लिए डाइवर्ट किया है वो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है क्या। ये बढ़िया है भाई, आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मांगा शॉर्ट टर्म के लिए, और उससे कैपिटल एसेट्स खरीद ली, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल एसेट्स तो भाई लॉन्ग टर्म में काम आएंगी। तो कहीं ना कहीं आपने तो गलत बोला ना यार बैंक को, कि हम एक शॉर्ट टर्म लोन चाहते हैं और शॉर्ट टर्म लोन को लिया आपने और लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये तो गलत है। जैसे जिस पर्पस के लिए लोन लिया उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किया, ठीक वैसे ही शॉर्ट टर्म का लोन क्या लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है क्या। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म पर्पस मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कैपिटल एसेट एक्वायर कर ली,
acquisition of capital asset, right? In that case, you will consider the short-term loan has been utilized for the long-term purpose. अगर है, दो बातें बताइए। एक तो नेचर और दूसरा अमाउंट। ठीक है, तीन बातें हो चुकी हैं। जो पैसा तीन क्या बल्कि चार बातें। जो पैसा आपने लिया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया, तो 6 बातें बताइए। नेचर, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ डेज, रिमार्क्स। क्या आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है क्या? तीसरा, जिस पर्पस के लिए लोन दिया था उस पर्पस में इस्तेमाल किया है क्या? चौथा, क्या शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया तो बताइए, अमाउंट और नेचर। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए ज़रा, बढ़िया से पॉइंट्स हैं दोनों ये। ई और एफ क्या कहते हैं, देखिए। क्या आपने जैस के ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए खुद लोन लिया है क्या? मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी अपने लिए उधारी ले, समझ में आती है, लेकिन पेरेंट कंपनी अगर जैस के लिए उधारी ले, समझ में नहीं आती सर। जैस मतलब जॉइंट, मैंने आपको पहले भी कहा था, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अपने लिए उधारी ले समझ में आती है, लेकिन जैस के लिए आप क्यों उधारी लोगे यार? ये तो वही बात हो गई कि बेटा मज़े कूट रहा है बैठ के जीवन में, और पिता बेचारा बेटे के लिए लोन लेता जा रहा है। नहीं, बेटे को जीवन में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, भैया एक पर्सनल लोन और दे दो। बैंक वाले, भैया एक लोन और दे दो। बोले किस लिए लोन ले रहे हो? बेटे के जीवन में मज़े में कमी नहीं आनी चाहिए, बेटे का जीवन आनंद पूर्वक चलना चाहिए। तो भाई ये तो फिर तो गड़बड़ बात हो गई ना। अब अगर एक बात बताओ, मज़ा बेटे कूट रहा है, तो बेटा कमा तो कुछ रहा नहीं, और बेटा कुछ कमा नहीं रहा तो लोन कैसे वापस करेगा? तो अंततः तो लोन पिता को वापस करना पड़ेगा। फाइनली द लोन शैल बी रीपेड बाय द फादर, रीजन बीइंग वो तो निकम्मा है बेटा। तो अगर बेटे के लिए आप लोन ले रहे हो तो यार बेटा, इसका मतलब सक्षम नहीं है, ही इज़ नॉट कम्पिटेंट इनफ। तो अगर वो सक्षम नहीं है तो लोन रीपे भी नहीं कर पाएगा, और अगर लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो आपको रीपे करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट फेयर। देखो फेयर है या नहीं है, जो भी है, बीइंग एन ऑडिटर हमें बताना तो पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या कंपनी ने फंड लिए हैं? ये सही है भाई, ठीक है ना? फंड लिए हैं टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ जैस, टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ जैस। ठीक नहीं है सर? अगर लिए हैं तो आप बताइए। इफ सो, डिटेल देयर ऑफ विद नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शंस एंड द अमाउंट इन ईच केस। ईच केस मतलब किस कंपनी के लिए कितने कितने लोन लिए? जॉइंट वेंचर के लिए लोन लिए, 2 सब्सिडरी उसके लिए लोन लिए, 4 एसोसिएट चारों के लिए लोन लिए, 6 लोन आपने, 7 लोन आपने लिए, 7 ट्रांजेक्शन्स आपने किए टू सेटल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द जैस। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? लिखा है द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स from any entity or person on account of or to meet the obligation of the जैस के ऑब्लिगेशन खत्म करने के लिए अगर आपने कोई भी फंड लिए हैं, किसी भी कंपनी से, किसी भी एंटिटी से, किसी भी इंडिविजुअल से कोई पैसा आपने लिया है टू सेटल द ऑब्लिगेशन ऑफ जैस, तो सर वो चीज़ ठीक नहीं है। उस केस में आपको बताना पड़ेगा कि वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, भाई किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई लोन लिया है, डिमांड लोन लिया है, सिक्योर्ड लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है, और कितने का लोन लिया है, इंडिविजुअली बताइए। अमाउंट, नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, अमाउंट इन ईच केस। ठीक है, ये बढ़िया है। एक पॉइंट और सुनिए सर, कई बार देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, एच लिमिटेड, ये है सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड, ठीक है बच्चे। एस लिमिटेड की कैपिटल है 100 करोड़, एच लिमिटेड के पास शेयर है 55 करोड़ के।
देखो क्या होता है कि जो आपकी शेयर होल्डिंग है ना सब्सिडरी कंपनी में, ये कहीं पर भी कंपनी उसे कई बार प्लेज करती है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग होती है कंपनी में, प्रमोटर भी उसे प्लेज करता है। मतलब मेरे 5 सिद्धांत हैं कंपनी में पैसा लगाने के, उसमें से एक सिद्धांत ये है कि जिस कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हाई होगी वो कंपनी ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बाहर लोगों का पार्टिसिपेशन भी कम है, वहाँ पैसा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 60% है, 70% मान लेते हैं, लेकिन कितनी शेयर होल्डिंग प्रमोटर ने प्लेज के तौर पे रखी है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। पता चला प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 70% है कंपनी में, लेकिन जो 70% शेयर होल्डिंग है उसमें से 90% प्लेज की हुई है उसने, तो सर वहाँ भी रिस्क है, वहाँ भी रिस्क है। क्योंकि देखो क्या है, शेयर होल्डिंग आपने प्लेज की, कल को शेयर की वैल्यू और कम हो गई तो बैंक तो और ज़्यादा शेयर होल्डिंग ले लेगा आपकी, क्योंकि शेयर होल्डिंग ही प्लेज की है ना आपने। अगर शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी तो प्लेज का अमाउंट और बढ़ता जाएगा, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे। तो ऐसी बहुत कंपनियां मैंने देखी हैं जहां प्रमोटर ने शेयर अपने प्लेज के तौर पे दिए और फाइनली कभी लोन रीपे ही नहीं कर पाए और शेयर का प्राइस कम होता रहा और उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते रहे और फाइनली कहीं ना कहीं कंट्रोल चला गया हाथों से। तो देखो यार, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज करता है तो कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज कर सकती है। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है, ठीक है, कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने कोई लोन लिया है, मान लेते हैं किसी बैंक या एफआई से, तो उसके पास रखने को कुछ नहीं था, या रखने को तो था लेकिन उसने क्या रखा, अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज के तौर पे रख दी। लोन आपको बैंक से मिला और आपने अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज के तौर पे रख दी। तो अगर आपने अपनी शेयर होल्डिंग प्लेज के तौर पे रखी है बच्चा पार्टी, तो ध्यान रखना उस केस में ये बात बतानी पड़ेगी ऑडिटर को। कौन सी बात बतानी पड़ेगी? अगर कंपनी ने कोई भी लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट पीरियड की, ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स जैस, जैस में आपकी जो भी हिस्सेदारी है, अगर उस हिस्सेदारी को प्लेज के तौर पे रख के अगर आप लोन लेते हैं तो सर फिर वो बात आपको वहां पर बतानी पड़ेगी। बीइंग द ऑडिटर आप 2 बातें बताइए, डिटेल दीजिए वो लोन कौन सा लोन है, और रिपोर्ट करिए कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया इस बारे में, रीपेमेंट को लेकर इस लोन को। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर लोन रीपे नहीं किया ना आपने तो जो आपकी हिस्सेदारी है वो बैंक के पास चली जाएगी। हो सकता है आपकी 55 करोड़ की हिस्सेदारी में आपने लोन लिया 25 करोड़ का और 25 करोड़ की शेयर्स प्लेज के तौर पे रख दिए। अगर आप ये लोन रीपे नहीं करोगे तो जो 25 करोड़ की आपकी शेयर होल्डिंग है वो बैंक एक्वायर कर लेगा। अगर बैंक ने एक्वायर कर ली शेयर होल्डिंग इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, आप सोचो ना, अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने तो जो 25 करोड़ की शेयर होल्डिंग आपने प्लेज के तौर पे रखी है ये तो बैंक के पास चली गई। अगर बैंक के पास 25 करोड़ की शेयर होल्डिंग चली गई तो एच लिमिटेड के पास इफेक्टिवली कितनी बची? एच लिमिटेड के पास बची बच्चे 55 करोड़ वो और 25 करोड़ वो, मतलब ये शेयर होल्डिंग बची 30 करोड़। तो क्या अब आप एस लिमिटेड को सब्सिडरी मानेंगे क्या आज की डेट में? नो, एस लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडरी इन दैट केस। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिए। तो इसीलिए अगर कोई भी लोन आपने लिया है अपनी हिस्सेदारी को प्लेज के तौर पे रख के, तो अगर वो लोन रीपे नहीं किया तो उसकी डिटेल दो और आप बताइए कि क्या कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है क्या। क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट करेगी कंपनी तो अल्टीमेटली हिस्सेदारी चली जाएगी, वो हिस्सेदारी बैंक को मिल जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपनी सब्सिडरी का जो स्टेटस है उस कंपनी का वो आप लूज़ कर दोगे। ठीक है जी, तो ये हो गए जी आपके 5 पॉइंट हो गए जी, इसमें 6 पॉइंट किसमें? लोन वाले में। ये लोन आपने दिया नहीं है बच्चे, लोन आपने लिया है। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, क्या कहता है लोन का पॉइंट। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ थे भाई अपन इसमें? सही है,
क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है क्या? ठीक है। क्या शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल किया है क्या? ठीक है। क्या कंपनी ने जैस की ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए लोन लिए हैं क्या? ठीक है। क्या कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी को प्लेज में तौर के रख के क्या लोन लिया है क्या? हिस्सेदारी किसमें? जैस में। और क्या आपने लोन की रीपेमेंट को लेकर डिफ़ॉल्ट किया है क्या? किया तो 6 बातें बताइए। नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम ऑफ लेंडर, अमाउंट नॉट पेड, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या था, नंबर ऑफ डेज और रिमार्क्स इफ एनी। 6 बातें बताइए। मतलब कुल मिला के 6 पॉइंट और इस वाले पॉइंट में फिर 6 पॉइंट टेबल के अंदर है। ठीक है। कभी केस स्टडी बना सकता है इंस्टीट्यूट की, भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है और आप बताइए इसमें कौन सी बातें बतानी पड़ेंगी, तो आप बताइए। तो टेबल 2 जगह आता है बेसिकली। एक आता है आपका पीपीई के अंदर जब आप बात करते हैं टाइटल डीड की, एक आता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए जी? ये हो गए आपके सब पैरा 9 तक, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन तक। ठीक है ना जी। देखें, लोन के बाद जो अगला पॉइंट है जो हमें देखना है वो है बेसिकली सब पैरा 10 के अंदर मनी रेज थ्रू पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो यार, लोन वाले में ना आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि जिस पर्पस के लिए लोन आपने लिया है और उस पर्पस में इस्तेमाल किया है या नहीं। तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर भी लगेगा जब आप बात करेंगे पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट की, या आप बात करेंगे, ठीक है ना, आईपीओ एफपीओ की। तो जो पॉइंट आपने देखा था लोन के अंदर वो सेम पॉइंट यहाँ पर भी बनेगा कि अगर आपने इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर से रेज किया है पैसा, तो क्या उस पर्पस में लगाया है जिस पर्पस के लिए पैसा रेज किया था। अगर आप कह रहे हो जी हमने इस पर्पस के लिए पैसा रेज किया है, तो उस जगह पे पैसा यूटिलाइज होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि भाई आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप बता रहे हैं पब्लिक को कि हम एक नई यूनिट लगाएंगे, हम एक नई फैक्ट्री लगाएंगे, हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, और पब्लिक से वो पैसा आपने रेज किया और अल्टीमेटली वो कहीं और खर्च कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ गलत हुआ है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, प्रॉपर सेक्शन 27 लगता है कंपनी एक्ट का, और साथ में अगर हम बात करें तो सेक्शन कहता है कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पब्लिक से लिया पैसा किसी और जगह खर्च करना चाहते हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और जो शेयर होल्डर आपसे नाराज़ हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उन्हें एग्जिट रूट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न है, प्रॉपर तरीका है, और एग्जिट रूट किस तरीके से होगा उसे भी डायरेक्ट करेगा। तो अगर आप वो रूट नहीं मानते तो यार पब्लिक से लाया पैसा आप अपने मन मुताबिक मर्जी के हिसाब से तो खर्च नहीं कर सकते ना। तो पैसा जो आपने पब्लिक से लाया है वो उसी जगह पे खर्च हुआ है जहाँ जिस पर्पस के लिए आप पैसा लेकर आए थे। अगर नहीं हुआ तो बीइंग द ऑडिटर ये जिम्मेदारी है उसकी कि वो बताएगा कि कौन सा पैसा कहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ है, या अगर कहीं डिले भी हुआ है कि पैसा उस जगह खर्च हुआ लेकिन डिले हो गया, लेकिन लेटर ऑन खर्च कर दिया था, या कोई डिफ़ॉल्ट हुआ तो वो बताएगा। और कल को अगर उस डिफ़ॉल्ट को रेक्टिफाई भी किया, ये पॉइंट आपको बहुत कम जगह पर मिलेगा कि भाई अगर आपने पैसा कहीं और जगह खर्च कर दिया, ठीक है, ऑडिटर बताएगा। और कल को अगर सब्सिक्वेंटली रेटिफिकेशन हुआ है, रेक्टिफिकेशन हुआ है उसका, तो वो भी बताएगा, बी रिपोर्टेड। तो वो बताएगा 3 बातें। अगर आपने पैसा किसी और जगह खर्च कर दिया तो वो बताएगा, दूसरी बात कोई डिले डिफ़ॉल्ट किया है तो वो बताएगा, और कोई रेटिफिकेशन किया है तो वो बताएगा। एक बात ध्यान रखिए, अभी हम यहाँ पर क्लॉज ए के अंदर बात कर रहे हैं पब्लिक इशू की। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में सबसे पहले आता है ऑफ़र। पहली दफ़ा ऑफ़र देंगे तो आप बोलेंगे आईपीओ, और दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार ऑफ़र देंगे तो आप क्या बोलेंगे? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफ़र। तो आप आईपीओ लेकर आएँ या आप एफपीओ लेकर आएँ, दोनों ही केस में ये पॉइंट लगेगा। ये किसका आईपीओ किसका एफपीओ? ये आईपीओ एफपीओ है इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट। मतलब शेयर का तो पब्लिक इशू हो ही सकता है, डिबेंचर का भी पब्लिक इशू हो सकता है।
आपको तो पता है सर, जब आप कंपनीज एक्ट में शेयर डिवेंचर पब्लिक इशू की बात करते हैं सेक्शन 30 एंड 40 के अंदर, तो वहाँ पे कहता है पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो यार आप शेयर का पब्लिक इशू लेके आओ, चाहे डिवेंचर का इशू लेकर आओ, अगर आपने जो पैसा रेज किया है वो उस पर्पज़ उस जगह पर ही खर्च किया होगा जिस पर्पज़ के लिए आप पैसा लेकर आए थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीइंग द ऑडिटर डिले, डिफ़ॉल्ट और रेक्टिफिकेशन बताना पड़ेगा। ठीक है ना, डिले, डिफ़ॉल्ट और रेक्टिफिकेशन बताना पड़ेगा। इट मस्ट बी रिपोर्टेड। ठीक है ना जी, ये फर्स्ट पॉइंट है। डिटेल किस चीज़ की डिटेल? डिटेल डिले की, डिफ़ॉल्ट की और रेक्टिफिकेशन में, तो वो बताइए। ठीक है, एक बात है यार, जिस पर्पस के लिए पैसा लाए थे उसी जगह खर्च हुआ है या नहीं, उसके लिए आप लोन के अंदर ही पॉइंट पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आप पॉइंट या पब्लिक इशू के अंदर ही पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर आप पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर ही पढ़ेंगे। तो अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज किया है, पब्लिक इशू नहीं है, प्राइवेट इक्विटी फर्म से रेज किया है या एंजल इन्वेस्टर से रेज किया है, आप पब्लिक इशू नहीं लेकर आते, इन्वेस्टर से पैसा लेकर आते हैं, तो वहाँ भी उस जगह पर यूटिलाइज किया गया होगा जिसके लिए पैसा रेज किया है। मतलब ये कॉमन पॉइंट है भाई, सब पैरा 9 पढ़ो तो यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, लोन के लिए, ठीक है, सब पैरा 10 पढ़े पब्लिक इशू के अंदर कॉमन है, सब पैरा 10 में ही प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर भी कॉमन है कि प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पैसा लेकर आए तो वो पैसा उसी जगह खर्च हुआ होगा जिस पर्पस के लिए लेकर आए थे। अगर नहीं हुआ तो ऑडिटर बताएगा कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और किस तरह का नेचर है। अच्छा, एक बात गौर करने वाली है, पब्लिक इशू में रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट में। यहाँ सिर्फ 2 बातें बतानी है, एक तो कितना पैसा इन्वॉल्व है और कितना नॉन कंप्लायंस है। ठीक है ना, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज किया और पैसा किसी और जगह यूटिलाइज कर दिया तो कितना अमाउंट और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज में हुआ है हाल फिलहाल में, ठीक है ना, जहाँ पर वो फंड रेज किया उन्होंने इन्वेस्टर से किसी और पर्पस के लिए, लेकिन यूटिलाइज कहीं और पे कर दिया। ठीक है, चलिए एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा ना यार, ये प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर का भी हो सकता है और डिवेंचर का भी। पब्लिक इशू शेयर का भी हो सकता है, डिवेंचर का भी, लेकिन एक फर्क है, प्राइवेट प्लेसमेंट या तो शेयर का होगा या कन्वर्टेबल डिवेंचर का। घुमाता है भाई एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट, या तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का। ऊपर कन्वर्टेबल नहीं लिखा, ऊपर लिखा है इंक्लूडिंग डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि डिवेंचर। अब चाहे कन्वर्टेबल हो चाहे एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर या कन्वर्टेबल डिवेंचर, अब वो चाहे फुली कन्वर्टेबल हो, पार्शियली या ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, वो उसमें कन्वर्टेबल होगा। ये बात ध्यान रखिए। मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आते हो तो ये पॉइंट नहीं लगेगा। पता है क्यों? मेरी बात समझना, जब आप 42 पढ़ेंगे जो इन्होंने रेफरेंस दिया है, तो 42 में एक बात बोली गई है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए एसआर पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आते हैं तो कोई एसआर पास नहीं करना, सब्जेक्ट टू द लिमिट की लिमिट के अंदर है, कोई एसआर पास नहीं करना। तो यार सही मायने में तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट अगर आप करते हैं तो 42 के अंदर एसआर पास ही नहीं करना। भाई जब एसआर पास ही नहीं करना तो 42 की रिक्वायरमेंट तो बनी नहीं ना सच कोई। तो एक बात ध्यान रखिए, कहता है अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आते हैं शेयर का या कन्वर्टेबल डिवेंचर का, तो क्या 42 और 62 माने गए हैं क्या? क्या 42 और 62 माने गए हैं क्या? मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के केस में आपसे नहीं कहता कारो कि आपको 42 और 62 का कंप्लायंस चेक करने की ज़रूरत है। आग लगा दो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में, मतलब आपको वहाँ पर मानने की ज़रूरत नहीं, ना 42 ना 62। मतलब मानना तो देखो पड़ता ही है, लेकिन ऑडिटर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। बीइंग द ऑडिटर आपका रोल खत्म हो गया जी, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में कंपनी आग लगा रही है, कह रहे नहीं मान रहे कुछ भी, बताना ही नहीं अपने को। अपने को तभी बताना है बीइंग द ऑडिटर जब या तो शेयर का पीपी आया होगा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है ना, या फिर किसका आया होगा कन्वर्टेबल डिवेंचर का। बाकी कहानी अपने को करनी नहीं, ठीक है ना, चाहे शेयर का हो चाहे इसका, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा देखिए, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया जी, बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा समेटें अगर इसको दोनों को, तो समेटते हुए देखते हैं। मैंने अब थोड़ा इसको ऊपर कर दिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा। लेफ्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कभी ऊपर नीचे, तो मैंने कहा चलो अब ये पता है कि ऊपर ही जाना पड़ेगा। आईपीओ एफपीओ से कोई भी पैसा रेज किया है, उस पर्पज़ में यूटिलाइज़ किया यानी जिस पर्पज़ के लिए रेज किया था। अगर नहीं किया यूटिलाइज तो आप बताइए, डिले, डिफ़ॉल्ट और रेक्टिफिकेशन तीनों बताइए। ये आईपीओ एफपीओ किसका होगा, शेयर का या डिवेंचर का। क्या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए आपने दो सेक्शंस माने हैं, एक तो 42 और 62, ठीक है ना। ये प्राइवेट प्लेसमेंट किसका होगा, या तो शेयर का होगा या कन्वर्टेबल डिवेंचर का होगा, चाहे फुली कन्वर्टेबल हो या पार्टली कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर समझते हो ना आप, जैसे कन्वर्जन हो जाता है इक्विटी शेयर्स में आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और क्या प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जिस पर्पज़ के लिए फंड रेज किया उस पर्पज़ में यूटिलाइज किया है या नहीं, ठीक है ना, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो तीन बातें हैं जनाब यहाँ पर, कहाँ पर, सब पैरा 10 के अंदर। पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू उस पर्पज़ के लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट 40 to 62 और उस पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। पब्लिक इशू 1 पॉइंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के 2 पॉइंट। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और बहुत ज़्यादा ही मिनिमाइज़ कर दिया इसको। फटाफट से अगला है फ्रॉड का पॉइंट। ये देखिए जनाब, कहता है यार मैं आपको सिंपल बताऊं, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है पहले सुन लो। फ्रॉड कंपनी ने किया है या कंपनी के साथ हुआ है, कंपनी ने किया है या कंपनी के साथ हुआ है। बाय द कंपनी, ले आता हूं मैं, बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी। देखो यार फ्रॉड तो फ्रॉड है, अब चाहे कंपनी करे या कंपनी के साथ हुआ हो, चाहे आपने पकड़ा हो या आपको किसी ने बताया हो, नोटिस्ड बाय द कंपनी, नोटिस्ड बाय द ऑडिटर, रिपोर्टेड टू द ऑडिटर। दो बातें हैं, समझिए। एक बार ओपन कर देता हूं। एनी फ्रॉड बाय द कंपनी, ठीक है, ऑन द कंपनी। कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, आपने पकड़ा है या आपको बताया गया है, ड्यूरिंग द ईयर जिस साल के आप ऑडिट कर रहे हैं। आप दो चीजें बताइए, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, आपने ऑडिटर ने खुद पकड़ा है या उसे किसी ने बताया है। 240 के अंदर आप ना मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, WR। मैनेजमेंट आपको कहता है कि फ्रॉड को पकड़ने की प्राइमरी जिम्मेदारी उसकी है, और जो भी सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड केसेस ऑफ फ्रॉड है वो मैनेजमेंट ने आपको बता दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है अंडर ऐसे 240 कि वो फ्रॉड आपको रिपोर्ट करेगा। अगर आपने फ्रॉड खुद पकड़ा है या मैनेजमेंट ने आपको बताया है, आप दो चीज़ें बताइए कारों के हिसाब से, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फ्रॉड किस तरह का है और कितना पैसा इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, ठीक है ना। ये है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ऊपर का होगा
तो 143 सबसेक्शन 12 के हिसाब से ऑडिटर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है बेसिकली एमसीए के सेक्रेटरी को, एक रिपोर्ट बनाकर लिखेगा टू द सेक्रेटरी एमसीए, फॉर्म नंबर एडीटी 4 में। जिस दिन फ्रॉड का पता चला होगा 60 डेज, या जिस दिन रिप्लाई मिला उसके 15 दिन के अंदर ऑडिट कमेटी या बोर्ड से। अब उसमें नहीं जाते, वो बहुत टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अगर आपको 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड मिला है, आप रिपोर्ट करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर्म नंबर एडीटी 4 ने, सेक्रेटरी एमसीए को। क्या आपने वो फ्रॉड रिपोर्ट किया है क्या? आप ये बात ऑडिट रिपोर्ट ने बताई है कारो के अंतर्गत। क्या वो फ्रॉड आपने रिपोर्ट किया है क्या, वो आप बताइए यहां पर। एज पर 143 सबसेक्शन 12 क्या एडीटी 4 फाइल किया गया है क्या, ये आपको बताना पड़ेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब ज़रूरी है तो बताया गया है क्या, और ज़रूरी कब है? जब फ्रॉड कितने का होगा? 1 CR और मोर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या विसल ब्लोअर की कंप्लेन ऑडिटर ने सुनी है क्या? देखो यार, विसल ब्लोअर ना एक बड़ा इंटरनेशनल फिनोमिना है, और जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं तो बात विसल ब्लोअर की होती है। विसल ब्लोअर वो है, कभी आप सॉकर में देखें तो फाउल प्ले होता है तो रेफरी विसल ब्लो करता है कि भाई आप गलत कर रहे हो, कभी ग्रीन कार्ड कभी येलो कार्ड दिखा देता है, रेड कार्ड। विसल ब्लोअर का भी वही काम है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, या तो वो कंपनी के अंदर का आदमी होगा, इनसाइडर, या कई बार वो एक्टिविस्ट होते हैं, आउटसाइडर भी, तो वो उस गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं कि भाई इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। वो फ्रॉड किसी भी तरह का हो सकता है। इट मे बी रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑल्दो बीइंग द ऑडिटर वी आर कंसर्न विद द फ्रॉड रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट? सो इफ any whistleblower has provided you a tip, or he has complained you any matter, or he has provided you any information regarding any fraud, तो ऐसा नहीं है यार ऑडिटर के तौर पे हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, भाई तू क्या है, तू कौन है, हम तेरी बात क्यों माने। यार उसकी बात सुनो, उसके पास क्या सबूत है वो देखो। अगर उसके पास पुख्ता सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, जो रिलायबल एविडेंसेस हैं, तो सर आपको विसल ब्लोअर की बात को कहीं ना कहीं सुनना तो चाहिए। तो आप ये स्पष्ट करिए अपनी रिपोर्ट में और डिक्लेरेशन दीजिए बिग द ऑडिटर, क्या विसल ब्लोअर की बात आपने सुनी है क्या? देखो, मानना या नहीं मानना वो एक अलग बात है, लेकिन सुनना ज़रूरी है ना। ही हैज़ कंसीडर्ड द विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, जो भी उसको मिली है पूरे साल में, ठीक है ना। तो ये बात सुननी ज़रूरी है। अब एक बात ध्यान रखिए, विसल ब्लोअर कंप्लेन ऑडिटर के पास भी आ सकती है, वो तो है ही। विसल ब्लोअर कंप्लेन कंपनी के पास भी आ सकती है। अगर कोई एम्प्लॉय कोई फ्रॉड कर रहा है लेकिन टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता, TCWG को नहीं पता, CEO CFO को नहीं पता, तो जो विसल ब्लोअर कंप्लेन कंपनी ने भी रिसीव की है वो भी ऑडिटर कंसीडर करेगा। देखो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो खैर ठीक है, वो 240 के अंदर भी दी होती है, वो तो यहां भी आपको आ गई, ठीक है। लेकिन जो विसल ब्लोअर कंप्लेन कंपनी ने भी रिसीव की है, क्या ऑडिटर ने उसे भी कंसीडर किया है क्या ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जिस साल के आप ऑडिट कर रहे हैं? अगर कंपनी को भी कोई विसल ब्लोअर कंप्लेन मिली है तो बीइंग ऑडिटर आप उसे कहीं ना कहीं कंसीडर करें। तो 3 बातें हैं मालिक फ्रॉड की। अगर बात करें, फ्रॉड कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, ठीक है। फ्रॉड की जहां तक बात है, आपने खुद पकड़ा है या आपको रिपोर्ट किया गया है? आप 2 बातें बताइए, एक तो नेचर ऑफ फ्रॉड और दूसरा आप बताइए अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ठीक है। एक बार देख लेते हैं ज़रा किस तरीके से हमने इसे समराइज़ किया हुआ है। चलो जी, तो फ्रॉड की जहां तक बात है जनाब, फ्रॉड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी, नोटिस्ड और रिपोर्टेड। 2 बातें बताइए, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। क्या आपने ADT 4 फाइल किया है क्या?
जब ज़रूरी होगा, ज़रूरी कब है, 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ उससे ऊपर का फ्रॉड होगा तब। क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेन को कंसीडर किया है क्या? ठीक है, सिंपल है, डन हो गया जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं सर। अब अगला पॉइंट है फ्रॉड के बाद, ठीक है, सब पैरा 12 के अंदर निधि कंपनी। निधि कंपनी तो खैर वैसे भी देखना ही होता है आपको। निधि कंपनी में 3 बातें ध्यान रखिए। नेट ओन्ड फंड तो डिपॉजिट का रेशियो 1:20 है, यानी ये मेंटेन करना जरूरी है निधि कंपनी को, इट इज मैंडेटरी। नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 है, यानी भाई एक बात बताओ, आपके पास डिपॉजिट होंगे नहीं तो लायबिलिटी मीट आउट करोगे कहां से? तो जितना नेट ओन्ड फंड है, डिपॉजिट का रेशियो 1:20 होना चाहिए लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। सिंपल पॉइंट है। दूसरा, अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट मॉर्टगेज। इनकम्ब्रेंस एक वर्ड होता है, इसका मतलब प्लेज या मॉर्टगेज। विदाउट इनकम्ब्रेंस, और यू कैन से अनएनकम्बर्ड, इसका मतलब होता है विदाउट मॉर्टगेज। क्या टोटल डिपॉजिट के 10% डिपॉजिट अनएनकम्बर्ड है या नहीं? जरूरी है सर निधि कंपनी को, और बीइंग द ऑडिटर आपके लिए भी जरूरी है। पहली बात, नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20। दूसरा, टोटल डिपॉजिट का कम से कम 10% डिपॉजिट तो अनइनकम्बर्ड होना चाहिए, कम से कम 10% अनइनकम्बर्ड होना चाहिए। सारा डिपॉजिट मॉर्टगेज कर दिया तो भाई साहब कैसे बनेगी बात, आप बताओ। वो डिपॉजिट तो पहले प्लेज के तौर पे रख दिया, वो किस काम आएगा आप बताएं। ये तो वही बात होगी जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि शेयर होल्डिंग तो बढ़िया है प्रमोटर की कंपनी में, लेकिन सारी की सारी प्लेज के तौर पे रख दी। तो भाई डिपॉजिट तो है, लेकिन डिपॉजिट प्लेज के तौर पे रखे हुए हैं, तो फिर वो अनइनकम्बर्ड नहीं हुए ना यार, वो इनकम्बर्ड डिपॉजिट हो गए। तो अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट कम से कम टोटल डिपॉजिट के 10% तो होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तीसरा, क्या निधि कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट किया है क्या डिपॉजिट को रीपे करने में या डिपॉजिट के इंटरेस्ट को पे करने में? डिपॉजिट को रीपे करने में या उसके इंटरेस्ट को पे करने में कोई भी डिफॉल्ट किया है क्या किसी भी पीरियड का, फॉर एनी पीरियड व्हाट्सोएवर? अगर किया है तो बीइंग ऑडिटर आप बताइए। 3 बातें, नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20, टोटल डिपॉजिट का 10% अनइनकम्बर्ड, क्या कोई डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या रीपेमेंट करने में? अगर किया है तो बीइंग ऑडिटर आप बताइए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 2 सेक्शंस मानने की जरूरत है, और एएस जनरली एएस 18 लगता है। जहां तक सेक्शंस की बात है 177, 188 आपको पता हो या नहीं, 188 के अंदर हर आरपीटी के लिए बीआर जरूरी है, और अगर कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ की है या फिर ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, जरूरी है सर। हर आरपीटी के लिए बीआर, कुछ आरपीटी के लिए ओआर। 188 के अंदर जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है वहां ऑडिट कमेटी से भी तो पूछना पड़ेगा, तो ऑडिट कमेटी का सेक्शन है 177। तो बोर्ड की अप्रूवल लगती है हर आरपीटी के लिए, और कुछ आरपीटी के लिए अप्रूवल लगती है मेंबर की ओआर के थ्रू। और जहां पे ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है वहां ऑडिट कमेटी की भी अप्रूवल लगेगी। तो ये 2 सेक्शंस तो आपको मानने ही मानने हैं आरपीटी के लिए, एक 177 और एक 188, ये आपको मानने हैं। तो क्या ये सेक्शंस माने गए हैं, वेदर द आरपीटी आर इन कंप्लायंस? ठीक है ना, बिल्कुल। और दूसरी बात, क्या उनका डिस्क्लोजर एज पर द एएस हुआ है या नहीं? तो पहली बात, कंप्लायंस ऑफ सेक्शंस 177, 188, और दूसरी बात डिस्क्लोजर एज पर द एप्लीकेबल एएस। इतना ही है, सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए इंटरनल ऑडिट देखता हूं तो कारो 2003 की याद आ जाती है मुझे। कारो 2003
मतलब मैंने तो कारो 2003 पढ़ा है यार, क्योंकि 2015 आया, 2016 आया, तो मैं तो पहले का पास आउट हूँ। पहले मतलब बहुत पहले का नहीं, ठीक है, नवंबर 12, तो कारो 2003 पढ़ा है मैंने। अच्छा क्या था मैं आपको बताऊं, पुराने कंपनी के अंदर ना इंटरनल ऑडिट का सेक्शन नहीं था, आज है 138, पहले नहीं था पुराने कंपनी एक्ट में। तो पुराने कंपनी एक्ट में इंटरनल ऑडिट का सेक्शन नहीं था, बल्कि इंटरनल ऑडिट कौन सी कंपनी कराएंगी इसकी बात कारो में लिखी थी, कारो 2003 में। तो जब कंपनी एक्ट 13 आया तो उसने 138 सेक्शन लेकर आया, कह रहा जी इंटरनल ऑडिट इन कंपनियों करानी है। तो कारो 2015 आया तो इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविज़न था कारो में से वो डिलीट हो गया, वो चला गया, टाटा बाय बाय टेक केयर। 16 में भी नहीं आया, लेकिन 20 में फिर आ गया। अब कारो 20 और कारो 3 में पता है क्या फ़र्क है? कारो 3 में कंपनी बताई गई थी, इन कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवानी है, लेकिन कारो 20 में कंपनी की लिमिट नहीं दी, क्योंकि कंपनी की लिमिट तो ऑलरेडी दी गई है आपके 138 में। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, डीपीएलटी 25, 50, 100, 200, डिपॉजिट, पेड अप कैपिटल, लोन टर्नओवर 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, और प्राइवेट कंपनी एलटी 100, 200, लोन 100, टर्नओवर 200, ठीक है। तो इन कंपनी को करवानी है। यहाँ पे लिमिट नहीं दी, यहाँ दो बातें दी गई है मेजर। पहली बात है जी, जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है आपका कंपनी का, क्या वो उसके साइज और नेचर के हिसाब से मैच कर रहा है क्या? अब नेचर आपका हाईटेक है, कंट्रोल आपके ऑटोमेटेड हैं, और आप मैनुअल कंट्रोल्स लगा रहे हो, तो क्या वो मैनुअल कंट्रोल्स और क्या वो मैनुअल इंटरनल ऑडिट एक ऐसी एंटिटी में रेलेवेंट होगी जहां बिजनेस का नेचर ही हाईटेक है, जहां कंट्रोल्स ही ऑटोमेटेड है? आप मुझे बताएं, आप स्विगी की ऑडिट करें इंटरनल, या अमेज़ॉन की ऑडिट करें, या फ्लिपकार्ट की ऑडिट करें, तो क्या आप टेक्नोलॉजी से परहेज कर सकते हैं? वहाँ पे परहेज क्या सर, टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी कंपनी है लिस्टेड, आपने एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना दिया है, 2-3 बंदे रख दिए, ठीक है, क्या वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम उस लिस्टेड कंपनी के साइज के हिसाब से मैच करते हैं क्या? नहीं करते साहब। एक प्रॉपर टीम बनाइए कंपिटेंट लोगों की, द पर्सन्स मस्ट बी कंपिटेंट इनफ, हैविंग प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सिर्फ नाम मात्र पूरा नहीं करना, ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी, जो बहुत सारी कंपनी कर रही है इंडिया में। इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि इंटरनल ऑडिट सिस्टम है आपके पास, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वो आपके साइज और नेचर के हिसाब से ठीक है या नहीं, ये बताएगा ऑडिटर। इट मस्ट कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, पहली बात। दूसरी बात, अब यार देखो, एक बात तो सीधी स्पष्ट क्लियर है, 600 रस भी पढ़ते हैं आप इसको लेकर कि स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के वर्क पर रिलाई कर सकता है। ही कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। करता है तो 610 मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आईए की, तभी आईए के वर्क पर रिलाई करोगे आप, ज़रूरी तो नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब इंटरनल ऑडिटर का वर्क चेक करेंगे तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का थोड़ा बेहतर नॉलेज आपको मिलेगा। रीज़न बीइंग, भाई देखो, आपने कंप्लायंस प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इंटरनल कंट्रोल को पता लगाना है, और जैसा कंप्लायंस का रिजल्ट होगा सब्सटेंटिव की रूपरेखा वैसी ही होगी। रूपरेखा का मतलब है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, NTE। जैसा कंप्लायंस का रिजल्ट वैसे ही सब्सटेंटिव की डिज़ाइनिंग। अब यार, अगर इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ के हमें कुछ आइडिया लगता है कि हाँ यार, कंट्रोल में यहाँ कमी है, यहाँ चीज़ें ठीक हैं, यहाँ डेफिशिएंसी है, यहाँ मटेरियल वीकनेस है कंट्रोल में, तो हम अपने सब्सटेंटिव को अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं ना।
तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरनल पे बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ कर लो, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। ऑडिटर ये बात अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट उसने कंसीडर की है क्या। देखो मैं एक बात कहता हूं, रिलाय वर्ड नहीं लिखा, मानो या मत मानो वो आपकी इच्छा है, लेकिन देख तो लो वो बोल क्या रहा है। तो अगर आपके इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ोगे तो एक आइडिया तो लगेगा ना आपको कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर आपको इंटरनल कंट्रोल का आइडिया लगेगा तो सब्सटेंटिव के नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट अकॉर्डिंगली टेलर कर पाओगे, अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो दो बातें ध्यान रखिए, एक तो जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है एज पर द साइज एंड नेचर, और दूसरा है रिपोर्ट जो है वो आपने कंसीडर की है। ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन, बहुत बढ़िया। क्या होता है बच्चे, अब जैसे कंपनी है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, अब इसने कोई एफर्ट वगैरह किए कंपनी के लिए, तो कंपनी आपने सुना होगा स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर देती है, तो वो शेयर होते हैं। यहां पे कंपनी ने इसको शेयर नहीं देती, कंपनी की एसेट दे देती है। अब एक बात बताओ, आपने अपने डायरेक्टर को एसेट दे दी, आपको बदले में कैश मिला क्या? नहीं मिला। आपके लिए कंसीडरेशन कैश है क्या? नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह ट्रांजैक्शन कहलाता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आपने डायरेक्टर को एसेट तो दी लेकिन बदले में उससे मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं लिया। यह कहलाता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इस पे लगता है 192। और सही मायने में आपको बताऊं तो शेयर होल्डर कहता है हाँ ये कर लो, पहले पैसा आपके पिताजी लेकर आए थे ना, जो डायरेक्टर को प्रॉपर्टियां बांट रहे हो। तो शेयर होल्डर कहता है भाई अगर आपने ऐसा करना है तो हमसे पूछो पहले। जनरल मीटिंग में अप्रूवल जरूरी है, सही मायने में OR लगता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ठीक है ना। जनरल मीटिंग में अप्रूवल जरूरी है, लगता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। सीधी सी बात है, जब पैसा शेयर होल्डर का लगा है, जब पैसा शेयर होल्डर का लगा है तो उससे तो पूछ लो एक बार, उससे तो पूछ लो भाई वो चाहता है नहीं चाहता है एसेट देना, आपका पैसा थोड़ी है कंपनी में। और दूसरी बात, जो एसेट दी है आपने उसका वैल्यूएशन भी करा लो, उसका वैल्यूएशन भी करा लो। पता चला काम धेरे भर का नहीं किया, 100 करोड़ का प्लॉट दे दिया नोएडा में डायरेक्टर को, डायरेक्टर मुझे ले रहा है, टेंशन क्या है। ठीक है, दो बातें ज़रूरी है, मोटा मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं घुसेंगे 192 ना, होल्डिंग कंपनी और ये सब चीज़ें और अभी आ जाएंगे। OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, वैल्यूएशन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये दो बेसिक कंडीशंस हैं। ऑडिटर चेक करेगा अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो कंपनी ने OR पास किया है क्या, कंपनी ने वैल्यूएशन कराया है क्या, सही मायने में कंपनी ने 192 माना है क्या। अगर माना है तो ठीक, और नहीं माना तो ठीक। तो अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है, वो डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है, उससे कनेक्टेड पर्सन को रिलेटिव वगैरह उनके साथ भी, तो क्या 192 माना गया है क्या। ठीक है भाई, बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। चलिए, तो ये हो गया जी नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कितने पॉइंट्स हो गए भाई? तो पॉइंट्स हो गए भाई, फटाफट से देखें अगर तो लोन से हो गए पॉइंट। एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार आखिरी में रिकैप कर लेंगे, ठीक है। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है लोन की रीपेमेंट को लेकर? अगर किया है तो ये 6 बातें बताइए। कौन सी बोरोइंग है? लेंडर का नेम एक्सेप्ट डिवेंचर होल्डर में, कितना पैसा नहीं दिया, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या नहीं दिया, कितने टाइम से अनपेड है, रिमार्क इफ एनी। क्या विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है बैंक ने आपको? क्या मैंने बताया था आपको, विलफुल डिफॉल्टर 4 केस में डिक्लेयर करेंगे। साथ में जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया उस पर्पस में इस्तेमाल किया है क्या? क्या शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म में जो इस्तेमाल नहीं किया ना, ये देखिए। क्या कंपनी ने जैस के रिक्वायरमेंट के लिए खुद लोन लिया है क्या, ये बताइए। जैस मतलब ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडरी। साथ में क्या कंपनी ने जो अपनी शेयर होल्डिंग जैस में है, क्या उसे प्लेज के तौर पे रख के लोन लिया है क्या? ठीक है ना, ये बात बतानी पड़ेगी आपको। और पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक ऑफर चाहे शेयर का हो चाहे डिवेंचर का, अगर जिस पर्पस के लिए पैसा रेज के उस पर्पस में इस्तेमाल किया होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर का हो या कन्वर्टेबल डिवेंचर का, 40 to 62 माना गया होगा और पर्पस में इस्तेमाल किया गया होगा। फ्रॉड कंपनी ने किया है, कंपनी के साथ हुआ है, आपको पता चला है, आपको बताया गया है, नेचर और अमाउंट बताइए। क्या एडिटी 4 फाइल किया गया है क्या?
और क्या विसल ब्लोअर कंप्लेन आपने कंसीडर की है क्या? निजी कंपनी में नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 है क्या? टोटल डिपॉजिट के 10% अनइनकम्बर्ड हैं क्या? और क्या कोई डिफॉल्ट किया है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और रीपेमेंट देयर ऑफ, ठीक है ना। साथ में आरपीटी में 177 188 माना गया है क्या? और डिस्क्लोजर एज पर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? इंटरनल ऑडिट में क्या वो आपके साइज और नेचर के हिसाब से है? और क्या स्टैट ने इंटरनल की रिपोर्ट को कंसीडर किया है क्या? ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में क्या आपने 192 माना है क्या? ठीक है ना। OR प्लस वैल्यूएशन ज़रा अगर बात करें 192 की तब, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जनाब। और थोड़ा अब जो पॉइंट है, कुछ समझने लायक पॉइंट्स आए हैं, तो ऐसा नहीं है इससे पहले समझने लायक पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन दम नहीं था टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। क्या कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है 45 IA के अंदर आरबीआई एक्ट के, तो क्या कंपनी रजिस्टर्ड है क्या? क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है क्या? एनबीएफसीज वगैरह। क्या आरबीआई एक्ट के अंदर जिन भी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी, अगर आप उन कंपनीज की ऑडिट कर रहे हैं, आप किसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, क्या उसने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है? पहली बात, ठीक है। और क्या वो बिना रजिस्ट्रेशन तो काम नहीं कर रहे हैं, ये आप जरूर बताइए। क्या कंपनी कोई एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी तो नहीं कर रही है विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? देखो, दो बातें आपको देखने में लगेंगी, दोनों सेम बातें, ऐसा नहीं है। पहली बात पता है क्या है? आप एनबीएफसी काम कर रहे हो, हाउसिंग फाइनेंस काम करवा लो रजिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप वो काम कर रहे हो बिना सर्टिफिकेट के, तो वो ठीक नहीं है। अब कल को कोई भी कंपनी मुंह उठाकर बोलेगी हम एनबीएफसी वाला काम कर रहे हैं, तो घर की खेती थोड़ी है भाई, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी XYZ अगर एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी करती है, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपने को मतलब क्यों है बीइंग द ऑडिटर? क्योंकि हम उसकी ऑडिट कर रहे हैं। और जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो, अगर उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है अंडर आरबीआई एक्ट, तो क्या वो रजिस्टर्ड है? और कहीं आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं और वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो एनबीएफसी एक्टिविटी या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी है, तो क्या उसने अपने आप को रजिस्टर कराया? और कहीं वो बिना रजिस्ट्रेशन के काम तो नहीं कर रही है। ठीक है ना। चलिए, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ से मिलेगा? आरबीआई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और बिना सर्टिफिकेट तो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी बात सुनिए ज़रा। क्या कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या? बहुत बढ़िया। एज डिफाइंड इन द रेगुलेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है। और अगर वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो क्या वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? इट कॉन्टिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ CIC। और क्या कंपनी एग्जेम्प्टेड है क्या, या अनरजिस्टर्ड CIC है क्या? तो उसका क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? आप बोलो कुछ समझ में नहीं आया, समझाया तो है ही नहीं आपको। इसमें पता है क्या लिखा है? समझना 5 मिनट लगेंगे, 5-7 मिनट। क्या कंपनी CIC है? अगर है तो उसका क्राइटेरिया पूरा कर रही है। और अगर एग्जेम्प्टेड CIC है, तो क्या उसका क्राइटेरिया पूरा कर रही है? तो चलो पहले क्राइटेरिया ही समझ लेते हैं कि CIC या एग्जेम्प्टेड CIC का क्राइटेरिया क्या है। चलिए जी, एक बार ज़रा क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। क्या क्राइटेरिया भाई इनके? देखिए जी, CIC का मतलब क्या है? कोई भी NBFC जिसका एसेट साइज 100 करोड़ का है और जो
एक्विजिशन ऑफ शेयर सिक्योरिटी का बिजनेस करती है, दो कंडीशन, जिसका एसेट साइज 100 करोड़ का है, 100 करोड़ का, और जो शेयर सिक्योरिटी का ही बिजनेस करती है, उसे हम बोलेंगे सीआईसी। क्या बोलेंगे? सीआईसी, पहली बात। और सीआईसी पब्लिक फंड तभी ले पाएगी, पब्लिक से पैसा तभी ले पाएगी जब उसके टोटल एसेट का 90% एसेट इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। टोटल एसेट की 90% एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉट लेस देन 90%, एटलीस्ट 90 तो होना ही चाहिए। दो बातें बच्चे, सीआईसी बनने के लिए दो बातें, 100 करोड़ की एसेट साइज और बिजनेस एक्विजिशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, सीआईसी बनने के लिए। और पब्लिक फंड लेने के लिए कम से कम 90% एसेट आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आप पब्लिक पैसा ले सकते हो। तो एक बात, अगर कोई सीआई लिखा था ना वहां पे, इसलिए पढ़ाया था आपको कि अगर कोई सीआईसी है तो क्या वो सीआईसी वाला क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? पहली बात, क्राइटेरिया ये आपके सामने है सीआईसी का, पब्लिक फंड क्राइटेरिया ये है। और दूसरा लिखा था अगर कोई एग्जेम्प्टेड सीआईसी है, अनरजिस्टर्ड सीआईसी है, तो क्या वो अपना क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? सर, एग्जेम्प्टेड सीआईसी और अनरजिस्टर्ड सीआईसी कौन है? कोई भी सीआईसी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम का है वो एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन से। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट इफ दे विश टू मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेप्ट, वो एक एक्सेप्शन है। अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसेट साइज कितना भी हो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसेट साइज कितना भी हो, इन्वेस्टमेंट तो करवाना, रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा। अदरवाइज सीआईसी की एसेट साइज 100 करोड़ की, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 100 करोड़ से कम मत करवाइए। बात आ रही है समझ में? सीआईसी आप हैं तो क्या क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं? क्या क्राइटेरिया क्या है? 100 करोड़ की एसेट साइज और बिजनेस एक्विजिशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज। और पब्लिक से पैसा तभी लेंगे जब टोटल एसेट का 90% एसेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगी। दूसरी बात, एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब 100 करोड़ से कम की एसेट साइज है। अगर 100 करोड़ से कम है, इन्वेस्टमेंट एग्जेम्पशन ले जाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो ये बातें ध्यान रखिए। और एक बात, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना है तो एसेट साइज कितना भी हो, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब 100 करोड़ से कम की एसेट साइज और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। समझ गए एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया? कि 100 करोड़ से कम की एसेट साइज है और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करोगे तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसका ये क्राइटेरिया एग्जेम्प्टेड सीआईसी का, और सीआईसी क्या, उसका ये क्राइटेरिया है। तो कंडीशन सारी है समझ में? कंडीशन भाई सिंपल सी ये है, ठीक है ना? क्या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? और दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर कोई सीआईसी एग्जेम्प्टेड है तो क्या वो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? तो जो सीआईसी है वो सीआईसी का क्राइटेरिया पूरा कर रही है, और जो एग्जेम्प्टेड सीआईसी है वो एग्जेम्प्टेड सीआईसी का क्राइटेरिया पूरा कर रही है क्या? ठीक है भाई, ये है सीआईसी वाला पॉइंट, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब एक पॉइंट और है इसमें, ऐसा हो सकता है सर कि आप कोई ग्रुप बना दें और ग्रुप में मल्टीपल सीआईसी हो जाए। मल्टीपल सीआईसी मतलब 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल सीआईसी का आप कोई ग्रुप बना दें, ठीक है? तो अगर उस ग्रुप में एक से ऊपर सीआईसी हैं तो इंडिकेट करिए कितनी सीआईसीज हैं जो ग्रुप का पार्ट है। अगर ग्रुप में एक से ऊपर सीआईसीज हैं तो कितनी सीआईसीज हैं वो आप बताइए। इफ सीआईसीज आर मोर देन 1 दे आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो
इंडिकेट द नंबर ऑफ CIC। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। मेन मैं समझता हूँ इन चारों पॉइंट्स में कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट थोड़ा दमदार है, जिसका एक्सप्लेनेशन अपने को ज़रूरी है। ठीक है ना, 4 चीज़ें हैं। क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है। कहीं आप NBFC और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी बिना रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवा रहे। क्या कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और अगर है तो क्या वो क्राइटेरिया पूरा कर रही है, और अगर वो एग्जेम्प्टेड है तो क्या वो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया पूरा कर रही है, और ग्रुप में अगर CIC 1 से ऊपर है तो इस बारे में आप बताइए। ठीक है जी, ये हो गया आपका पॉइंट ये वाला। अब आगे बढ़ते हैं। कैश लॉसेस। अच्छा, कैश लॉस ना बहुत बार आप समझ नहीं पाते। कैश लॉस क्या होता है? अब जैसे आपने बनाया, ये आपकी रिसीट्स है, ठीक है जी, ये रियलाइज्ड है, ये एक्रूड है। रियलाइज्ड मान लेते हैं इनकम है, ठीक है, रियलाइज्ड इनकम है 100 करोड़ पूरे साल में, और एक्रूड है 50 करोड़ की, तो टोटल इनकम हो गई 150 करोड़ की। अब जब खर्चे में देखते हैं आप, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो पूरे साल में हुआ है वो हुआ है 120 करोड़ का, तो प्रॉफिट दिखता है आपको 30 करोड़ रुपए, कि भाई 150 करोड़ की मेरी इनकम है और 120 करोड़ का खर्चा हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30 करोड़ का। लेकिन आप सही मायने में देखें तो आपके पास रियलाइज्ड इनकम कितनी है? 100 करोड़। तो कैश तो 100 करोड़ आया ना मालिक, कैश तो 100 करोड़ आया, लेकिन कैश चला कितना गया? 120 करोड़। तो आया कैश 100 करोड़, चला गया 120, तो कैश लॉस तो हो गया ना अपने को 120 करोड़ का। कैश लॉस तो हो गया ना अपने को 20 करोड़ का। हम ये नहीं बोलते कि यहां लॉस हुआ है। अल्टीमेटली जो 150 करोड़ की इनकम है, 120 करोड़ खर्चा है, 30 करोड़ प्रॉफिट है, लेकिन कैश लॉस कितना है? जब कैश रिसीट से ज्यादा है कैश एक्सपेंस, तो होगा कैश लॉस। कितना कैश लॉस है? 20 करोड़ का। तो क्या कंपनी को कोई भी कैश लॉस हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, इन द फाइनेंशियल ईयर, या फिर पिछले साल में? 2 बातें चेक करिए, ठीक है ना। क्या कैश लॉस हुआ है इस साल में, इन द फाइनेंशियल ईयर, या पिछले साल में? अगर हुआ है तो बताइए अमाउंट ऑफ कैश लॉस, ठीक है ना। जिस साल की आप ऑडिट कर रहे हैं उस साल में, या फिर पिछले साल में, जिसमें भी हुआ है आप बताइए अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कैश लॉस का पॉइंट। अगला रेजिग्नेशन। देखो जी, आप ऐसे में बहुत जगह पढ़ते हैं पॉइंट कि आपको चीजें समझ में ना आए तो विड्रॉ कर जाओ, आपको ये ठीक ना लगे तो विड्रॉ कर जाओ। ऑडिटर के तौर पे आपको लगता है अनेबल टू कंटिन्यू 240 के अंदर विड्रॉ कर जाओ। बहुत जगह पे ऑप्शन आता है विड्रॉ कर जाओ, लिमिटेशन स्कोप लगा रहा है 210 के अंदर, विड्रॉ कर जाओ। एक बात सोचिए आपने, अगर पिछला वाला विड्रॉ करके गया होगा तो उसके साथ भी कुछ लोचा होगा। अगर पिछला ऑडिटर विड्रॉ करके गया है मतलब कुछ तो लोचा होगा। तो यार पिछले ऑडिटर से भी तो बात कर लो, या अगर कोई बात कर रहा है तो उसकी भी बात सुन लो, क्या पता कुछ ज्ञान ही मिल जाए। ये तो वही बात हो गई, किसी के साथ जुड़ने से पहले उसके पुराने साथी से बात कर लो, एक बार मिल लो कि भाई आप क्यों छोड़ के गए उसको। वो बताएगा बहुत टॉक्सिक था रिलेशन, जीना खाना हराम, जब देखो फोन की चेकिंग, किसके मैसेज आए, मैंने तो टाटा बाय बाय कर लिया, मैंने कहा भैया निकल लो यहाँ से, और मैंने कहा मुझे भी अपना फ़ोन चेक करने दो, सामने निकालना लिमिटेशन ऑन स्कोप, तो मैं तो छोड़ के चला गया उसको। आपने कहा यार तेरी तो बड़ी दुखद घटना है। तो आप अगर समझदार हुए तो आप या तो उस ऑडिट को लोगे ही नहीं, या लोगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने प्रोसीजर को डिज़ाइन करके, स्ट्रैटेजी को बनाकर। तो भाई प्रीवियस ऑडिटर से बात करिए तो बहुत बातें पता लगेंगी।
बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, उसके हिसाब से आगे की डिज़ाइनिंग करेंगे अपन, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पे लिखी है। क्या स्टैट ऑडिटर ने रिज़ाइन किया है क्या ड्यूरिंग द ईयर, इसी साल में? अगर किया है तो भाई उसके क्या इश्यूज थे, उसके क्या ऑब्जेक्शंस थे उसके क्या कंसर्न्स थे, जो गया बेचारा, उसे आप कहीं ना कहीं कंसीडर करिए। क्या आपने कंसीडर किया है क्या? ऐसा तो नहीं पापी पेट का सवाल है कि बोले बड़ी मुश्किल से तो कोई साथी मिला, आप अरे पिछले के साथ क्या हुआ वो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से तो ऑडिट मिली है, अब जो मिली है उसी के साथ काम चलाना है, जीवन में कोई दिक्कत थोड़ी है, ये भी ठीक है। तो क्या कोई रेजिग्नेशन दिया है ऑडिटर ने? अगर दिया है तो उसकी क्या इश्यूज थे, क्या ऑब्जेक्शन थे, क्या कंसर्न्स थे, वो आप सुनिए, वो आप देखिए, उसे कंसीडर करिए, बहुत चीज़ें पता लगेंगी आपको, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका रेजिग्नेशन वाला पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पिछले 4 पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से एक बार, फिर आखिरी में रिकैप तो कर ही लेंगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में मैंडेटरी माना गया है क्या? आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी बिना रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना। क्या सीआईसी है तो क्राइटेरिया पूरा कर रही है, और अगर एग्जेम्प्टेड है तब भी क्राइटेरिया पूरा कर रही है नहीं। अगर 1 से ऊपर सीआईसी है तो बताइए नंबर। कैश लॉस इस साल हुआ है या पिछले साल हुआ है तो बताइए। रिज़ाइन किया ऑडिटर ने तो उसके इशू, उसके ऑब्जेक्शन, उसके कंसर्न्स कंसीडर करिए वो क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए जी, ये ना जो पॉइंट है बोर्ड एंड मैनेजमेंट प्लान का, इसका थोड़ा डीएनए करना बनता है। इन्होंने सारी खिचड़ी एक बार में पका रखी है। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। ये बोलते हैं जी, क्या ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है ऑडिट रिपोर्ट के दिन? ये तो 570 भी कहता है गोइंग कंसर्न को लेकर। क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर? अगर है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन प्लस गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में बता दो 700 के हिसाब से, 700 ऐसे के हिसाब से, ठीक है। यहां पे कह रहा है क्या ऑडिटर को मटेरियल अनसर्टेनिटी लग रही है क्या? बैलेंस शीट मतलब ऑडिट रिपोर्ट दिन के जिस दिन वो रिपोर्ट साइन कर रहा है उस दिन क्या लग रहा है उसे? सर क्या उसे ऐसा लगता है रिपोर्ट साइन करते वक्त ऑडिटर को कि अगले 1 साल में जो भी लायबिलिटी कंपनी की ड्यू होगी, कंपनी इज कंपिटेंट टू पे ऑफ ऑल दैट लायबिलिटीज? अगले 1 साल में जो भी लायबिलिटी ड्यू होगी, फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, ठीक है ना। अगले 1 साल में जो भी लायबिलिटी ड्यू होगी, क्या कंपनी इज कंपिटेंट, कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग द लायबिलिटीज, ठीक है ना। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आप चेक कर रहे हैं जी फाइनेंशियल ईयर 20-21 की ऑडिट कर रहे हैं आप, ठीक है जी। अब 20-21 की आप ऑडिट कर रहे हैं जनाब, ठीक है। आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं 15 जुलाई को, ठीक है। बहुत पुरानी डेट हो गई, 22 कर देता हूं, चलो 2021-22, 15 जुलाई 2022, ठीक है। इस दिन आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। जो इनकी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में लिखा है कि कंपनी के क्रेडिटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ के, समझना आप ज़रा बात को ध्यान से, 50 करोड़ के क्रेडिटर्स हैं। कंपनी के लोन चल रहे हैं बैंक एफआई से 120 करोड़ का, ठीक है। बैलेंस शीट में ये तो आपकी लायबिलिटी लिखी है। अब यार क्रेडिटर लिखा है 50 करोड़ का, लोन लिखा है 120 करोड़ का, ये आउटस्टैंडिंग है। ये इतनी लायबिलिटी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, 31 ऑफ मार्च को। बैलेंस शीट में 31 मार्च की सिचुएशन लिखेंगे आप। कहता है जब आप 15 जुलाई को रिपोर्ट साइन करोगे ना, 15 जुलाई को,
तो आप ये क्लियर कर लें कि क्या कंपनी इसे अगले 1 साल में रीपे कर पाएगी। क्या कंपनी इसे रीपे कर पाएगी अगले 1 साल में, ये आप तय करिए, ये आप चेक करिए। अगले 1 साल में जो भी लायबिलिटी ड्यू है क्या उसे पे कर पाएगी। अब 1 साल पता है यहां 15 जुलाई से काउंट नहीं करेंगे, 1 साल काउंट करेंगे बैलेंस शीट डेट से। मतलब 31 मार्च 2022 का दिन है तो 31 मार्च 23 तक जो भी लायबिलिटी ड्यू है, भले आप रिपोर्ट साइन 15 जुलाई को कर रहे हो, भले आप रिपोर्ट साइन 15 जुलाई को कर रहे हो, लेकिन आपको ये बताना है कि 31 मार्च 23 तक इन 1 सालों में बैलेंस शीट डेट से जो भी लायबिलिटी ड्यू हो रही है, क्या कंपनी इज कंपीटेंट टू पे ऑल दैट लायबिलिटीज। कंपनी इज कंपीटेंट टू पे ऑल दैट लायबिलिटीज विच आर ड्यू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर कहां से, बैलेंस शीट डेट से। बात मेरी खत्म नहीं हुई। सबसे पहले तो यह तय करना होगा कि अगले 1 साल में लायबिलिटी ड्यू कौन सी होगी। ये भी ठीक है। अब क्रेडिटर लिखे हैं 50 करोड़ के, तो भाई ये भी तो चेक कर लो कि ये अगले 1 साल में ड्यू भी है या नहीं। तो आपने उठाया क्रेडिटर का एजिंग स्केड्यूल, वहां लिखा था 0 to 3 months, 3 to 6 months, 6 to 12 months and more than 12 months। कह रहे हैं जी 10 करोड़ की जो उधारी है वो हमें देनी है 3 महीने के अंदर, 15 करोड़ की उधारी 3 से 6 महीने के अंदर, और 10 करोड़ की उधारी हो गई आपकी 6 से 12 महीने के अंदर, और 10, 10, 20, 35, और जो 15 करोड़ की और उधारी है वो आपको देनी है 12 महीने के बियॉन्ड। मतलब आप सही मायने में देखें तो आपकी जो 50 करोड़ की उधारी आज 31 मार्च को दिख रही है, ये पूरी तो अगले 1 साल में ड्यू नहीं है ना। अगले 1 साल में ड्यू कितनी है, 10, 15 और 10, कुल मिला के ड्यू कितनी है, 35 करोड़ रुपए। कुल मिला के ड्यू कितनी है बच्चे, 35 करोड़ रुपए। तो ये 35 करोड़ की लायबिलिटी ड्यू है आपकी। क्या कंपनी अगले 1 साल में ड्यू होने वाली उधारी पे कर पाएगी क्या। तो अगले देखो बैलेंस शीट में तो 50 करोड़ की दी है, लेकिन अगले 1 साल में कितने की उधारी ड्यू होनी है, 35 करोड़ की। अब लोन दिख तो रहा है 120 करोड़ का, लेकिन क्या अगले 1 साल में पूरा रीपेबल होगा क्या। इसके लिए आप लोन का स्केड्यूल देखिए, लोन एग्रीमेंट चेक करिए। तो भाई बहुत कुछ करना होगा तो लायबिलिटी पता लगी कौन सी लायबिलिटी ड्यू है अगले 1 साल में, क्योंकि 31 मार्च को तो ये फिगर है आउटस्टैंडिंग का, लेकिन इसमें ये तो चेक करें कि अगले 1 साल में ड्यू कौन सी है। तो अगले 1 साल में ड्यू है 35 करोड़ की, ऐसे लोन की हो सकती है अगले 1 साल में ड्यू 15 करोड़ की। तो है तो आपके सामने 170 करोड़ की लायबिलिटी, लेकिन अगले 1 साल में ड्यू कितनी है, क्रेडिटर्स ड्यू है 35 करोड़ के, लोन ड्यू है 15 करोड़ के, तो अगले 1 साल में ड्यू कितने हैं, 50 करोड़। अगले 1 साल में ड्यू कितने हैं, 50 करोड़। ठीक है ना। और सुनिए 50 करोड़, तो क्या कंपनी 50 करोड़ चुका पाएगी, ये बताइए। बीइंग द ऑडिटर कैसे बता दें सर। चेक करो कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कंपनी के रेशियोज़ क्या हैं, क्या कंपनी इतना प्रॉफिट कमा पाएगी अगले 1 साल में, और अगर नहीं कमा पाएगी तो क्या कंपनी के पास इतनी एसेट्स हैं जिसे बेचकर ये उधारी पे ऑफ कर पाएँ। सबसे पहले तो ये देख लो कि उधारी 1 साल में ड्यू कितनी है। निकाल लिया 50 करोड़ की उधारी ड्यू है, 35 करोड़ का क्रेडिट ड्यू है, 15 करोड़ का लोन ड्यू है, 50 करोड़ की उधारी ड्यू है। फिर ये देखो कि क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट होगा अगले 1 साल में कि हम ये 50 करोड़ की उधारी दे पाए, और अगर नहीं है तो क्या हमारे पास इतनी एसेट है कि एसेट बेचकर 50 करोड़ रुपए पे ऑफ कर पाए। अगर कुछ भी नहीं है सर तो लिख दो रिपोर्ट में कि कंपनी इज नॉट कंपीटेंट टू पे ऑफ द लायबिलिटीज विच विल बी ड्यू इन द नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। ये लिख दो आप, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि क्या
कंपनी अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर सकती है। कौन सी लायबिलिटी? जो ड्यू हो रही है अगले 1 साल में। ये कैसे बताएंगे आप? ये बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग स्केड्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज। ये सब तो जानना पड़ेगा, चाहे फाइनेंशियल रेशियोज देखने हो, चाहे एजिंग स्केड्यूल देखना हो, कब आपकी एसेट्स बिकेंगी, डेट क्या है वो, कब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ की पेमेंट होगी वो, जैसे फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है लोन वगैरह। ठीक है, ठीक है। साथ में कोई भी और जानकारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है, कोई एग्जाम्पल एनी अदर इंफॉर्मेशन का। आपके अगेंस्ट ना केस चल रहा है, किसी ने फाइल किया है कंपनी के अगेंस्ट, उसमें 40 करोड़ रुपए मांगे हुए हैं। अगर वो केस हार गए तो 40 करोड़ तो वहीं चले जाएंगे, पैसा कहाँ बचेगा ये लायबिलिटी देने के लिए 50 करोड़ की। तो ये एनी अदर इन्फॉर्मेशन है। केस चल रहा है आपके ऊपर तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो फुटनोट में दिखाई गई होगी एज पर शेड्यूल 3। तो कोई भी ऐसी जानकारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है उसके आधार पर भी आप ये तय कर सकते हैं कि क्या क्या कंपनी कम्पिटेंट है अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए। और लास्ट, बोर्ड और मैनेजमेंट के क्या प्लान है आगे के, उससे आइडिया लग सकता है। क्या कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, क्या कोई बड़ा एक्सपेंडिचर आने वाला अगले साल, क्या कोई एसेट्स बेचने वाले हैं, क्या कोई डीमर्जर करने वाले हैं किसी यूनिट का, ये सब देखकर भी आइडिया लग सकता है। तो भाई आपको बताना है अगले 1 साल में जो भी उधारी ड्यू होनी है क्या उसे पे ऑफ करने के लिए कंपनी कम्पिटेंट है, पहली बात। और ये सब आप बताएंगे 6 ग्राउंड पर। 6 ग्राउंड कौन कौन से? फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, other information accompanying the financial statement, and the plan of board and management. On the basis of these 6 elements, 6 info, you will decide, you will state whether the company is competent to pay off the liabilities which will be due in the next 1 year from the balance sheet date. Getting my point? अब आप 31 मार्च की आपकी ये सिचुएशन है, तो क्या अगले 31 मार्च तक जो भी उधारी ड्यू होनी है क्या कंपनी उसे पे ऑफ कर पाएगी, ये आपको देखना पड़ेगा। ये आप बताइए ऑडिट रिपोर्ट के दिन। तो बताना ऑडिट रिपोर्ट के दिन है, लेकिन बताना यहाँ से यहाँ तक कि 1 साल की उधारी पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये तो हो गया बोर्ड एंड मैनेजमेंट प्लान, डन। अब बची नहीं जो 2 चीज़ें, ठीक है। चलिए बढ़िया है, इसमें अगर आपको दिखाई देता हूँ, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, और नहीं है तो बताइए। क्या कंपनी अपनी उधारी पे ऑफ कर पाएगी जो अगले 1 साल में ड्यू होने वाली है? ये कैसे तय करेगा? 6 चीज़ों के आधार पे। फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर इन्फॉर्मेशन accompanying द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं CSR की। मैं यहीं से बता देता हूँ आपको, CSR का सेक्शन है जी 135। CSR में ना 2 बातें दी गई हैं। ये तो देखो, ये कारों की 2 बातें आपके सामने। इन 2 बातों को समझने के लिए हमें पहले 135 की 2 बातें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे अपन ने CIC को पढ़ा था ना, वैसे इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझना ध्यान से। आप CSR कर रहे हो 2021-22 में, कंपनी कर रही है। देखो जी, 2 चीज़ें हो सकती है, मैं आपको क्लियर बताऊं। या तो आपका CSR प्रोजेक्ट हो सकता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब वो होता है जो 1 साल से ऊपर चलेगा, मैक्सिमम 3 साल तक। अब जैसे एक बात बताओ,
आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहे हो तो पूरा तो एक बार में बन नहीं जाएगा ना यार, कि एक ही साल में पूरा बन जाएगा। चलता रहेगा, बनता रहेगा, चलता रहेगा, बनता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 साल। क्या आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, पहले तो ये बताइए, और ऑनगोइंग नहीं है तो पहले ये देखिए क्या कहता है, समझना। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है, आप टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं या इन्वायरमेंट के लिए पौधे लगाते हैं या कुछ और चीज़ें करते हैं जो ऑनगोइंग नहीं है, ठीक है, साल ख़त्म हुआ, आपको खर्च करना था 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, मान लो 100 करोड़ का, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए, ठीक है, आपने खर्च किया मात्र 1 करोड़ 60 लाख रुपए। तो खर्च करना था 2 करोड़ लेकिन खर्च किया 1 करोड़ 60 लाख, तो भाई 40 लाख तो अनस्पेंट रह गया ना, 40 लाख तो अनस्पेंट रह गया। खर्च करना था 2 करोड़, खर्च किया 1 करोड़ 60 लाख, ये 40 लाख का अनस्पेंट CSR है जो मैंडेटरी था। जैसे CSR मैंडेट, ये तो खर्च करना ही करना था लेकिन आपने नहीं किया, दिस इज अनस्पेंट CSR। तो सरकार क्या कहती है, जो आपका अनस्पेंट CSR है, ध्यान रखिए, वो अगले 6 महीने में, इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, साल खत्म होने के मतलब 31 मार्च को साल खत्म हुआ आपका 21-22 का, 30 सितंबर 2022 तक ये अनस्पेंट CSR फंड में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कि कहीं अपने हिसाब से कुछ भी करोगे आप उस पैसे का। करना था खर्च 2 करोड़, किया आपने 1 करोड़ 60 लाख, 40 लाख जो अनस्पेंट CSR है, अनस्पेंट CSR जो नहीं किया, खर्च जो करना चाहिए था, तो अगले 6 महीने में आप उसे फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फंड की चर्चा शेड्यूल 7 में की गई है, शायद आपने सुना हो। फंड विल बी फॉर द अंडर प्रिविलेज और फंड विल बी फॉर द लाइक scheduled caste, scheduled tribe, or you can say OBC, और फॉर द माइनॉरिटीज़ और फॉर द वीमेन, ठीक है ना। इन सब के लिए एक फ़ंड बनाया गया है, तो उस फंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा जो शेड्यूल 7 में दिया गया। तो जो 40 लाख है वो 6 महीने में जमा करना ज़रूरी है, कंपनी का ये दायित्व है, ये पहली बात है। अच्छा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो स्कूल चल रहा है, कुछ काम कंप्लीट हुआ, कुछ बाकी है, लेकिन साल तो ख़त्म हो गया। कहता है जी अगर कोई पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में है, ध्यान रखिए, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इस साल तो स्कूल बना, आधा अगले साल भी बनेगा वो, तो कुछ पैसा खर्च हो गया। ऐसा तो नहीं कॉन्ट्रैक्टर को ज़बरदस्ती पैसा दे दोगे कि देना था पैसा 1 करोड़ रुपए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने काम 70 लाख का ही किया, कोविड की पता नहीं 5वीं वेव आ गई, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर की लेबर छोड़ के भाग गई, तो ज़बरदस्ती पैसा थोड़ी दोगे, नहीं बेटा मुझे तो CSR करना है, तो पैसे ले ही ले। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे वाह क्या लोग हैं भैया, एक बात बताओ, काम 70 लाख का किया तो दोगे भी 70 लाख रुपए, जबकि CSR खर्च कितना करना था, 1 करोड़, 30 लाख रुपए अनस्पेंट है, जो इस बार तो खर्च हुआ नहीं। इसका पता है क्या करोगे, क्योंकि स्कूल तो बन ही रहा है ना, स्कूल तो बन ही रहा है, पिछले साल नहीं पूरा हो पाया, कुछ पैसा खर्च किया, कुछ बच गया। तो कहता है ये पैसा, ध्यान रखिए, एक कंपनी स्पेशल अकाउंट ओपन करेगी, उसे बोलेंगे अनस्पेंट CSR अकाउंट। वो पैसा साल खत्म होने के अगले 30 दिन में अनस्पेंट CSR अकाउंट में चला जाना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो इस फंड में चला जाना चाहिए, जो फंड सरकार ने बताया है शेड्यूल 7 के अंदर। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो स्कूल तो बनाना ही है फिर कंपनी ने, तो कंपनी एक फ़ंड बनाएगी, उसे बोलेगी अनस्पेंट CSR अकाउंट। तो जो भी पैसा बच गया 30 लाख रुपए का, ये 30 दिन के अंदर यहाँ ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट लिखा है कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो पैसा बच गया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर, जिसकी CSR एक्टिविटी कंपनी कर रही है, वो पैसा ट्रांसफ़र करेगी कंपनी 30 दिन के अंदर स्पेशल अकाउंट में, जिसे कंपनी ही ओपन करेगी, खुद कंपनी ही ओपन करेगी, उसका नाम होगा अनस्पेंट CSR अकाउंट।
तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में जाना चाहिए पैसा अनस्पेंड CSR अकाउंट में, और अदर देन ऑनगोइंग में जाना चाहिए फंड में। तो अगर ऑनगोइंग नहीं है तो पैसा कहाँ जाएगा? 6 महीने के अंदर फंड में, और अगर ऑनगोइंग है तो 30 दिन के अंदर अनस्पेंड CSR अकाउंट में। ऑडिटर को ये चेक करना और बताना है, सिंपल है। क्या कंपनी ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है क्या फंड में 6 महीने के अंदर? अब तो आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि सब पढ़ लिया आपने। और अगर 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 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को लेकर है तो क्या पैसा स्पेशल अकाउंट, किस नाम से था भाई स्पेशल अकाउंट? अनस्पेंड CSR अकाउंट, उसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया है क्या? मतलब दोनों की बातें दी गई हैं। अगर ऑनगोइंग नहीं है तो 6 महीने के अंदर फंड में ट्रांसफर कर दिया है क्या? बीइंग ऑडिटर आप बताएंगे। और अगर ऑनगोइंग है तो क्या अनस्पेंड CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है 30 दिन के अंदर? आप वो बताइए बीइंग ऑडिटर। तो आपने ये समझ लिया है तो पॉइंट में कोई दम नहीं है। अगर आपने ये 2 चीज़ें समझ ली तो पॉइंट में अपना कोई दम है नहीं है सच। ठीक है जी, ये हो गया आपका CSR का भी पॉइंट। ठीक है जी, अगर एक बार आप बेयर देखें तो बेयर में आपको दिखेगा कि अदर देन ऑनगोइंग में पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करना है? 6 महीने के अंदर, ठीक है ना। फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7, और ऑनगोइंग में स्पेशल अकाउंट में 30 दिन के अंदर करते हैं अनस्पेंड CSR अकाउंट में। ठीक है, चलिए जी, तो फाइनली हम आते हैं लास्ट सब पैरा में, एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर। अगर आप फॉर एग्जाम्पल होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हैं, ठीक है भाई, मिस्टर ए, ये सब्सिडरी कंपनी का ऑडिटर है मिस्टर बी, ये एसोसिएट कंपनी का ऑडिटर है मिस्टर सी। देखो यार, जब होल्डिंग कंपनी ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, कंसोलिडेटेड, तो उसमें होल्डिंग की भी जानकारी आएगी, सब्सिडरी की भी जानकारी आएगी, एसोसिएट की भी जानकारी आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बनेंगे, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल भी बनेंगे, कंसोलिडेटेड भी बनेंगे, स्टैंड अलोन भी बनेंगे। क्या सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर ने सब्सिडरी कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करते हुए अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कारो 2020 के अंतर्गत कोई क्वालिफिकेशन दिया है क्या? मतलब क्या सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर बी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया है क्या कि जो सब्सिडरी, जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल एस कंपनी, क्या एस कंपनी ने, जितने भी क्लॉज आपने पढ़े हैं कि एस कंपनी अपनी लायबिलिटी मीट आउट नहीं कर पाएगी अगले 1 साल में, कि आरपीटी के लिए 177 188 नहीं माना गया, कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए 192 नहीं माना गया, कि पर्पस जो था जिस पर्पस के लिए पैसा रेज किया उस पर्पस में यूटिलाइज नहीं किया, क्या सब्सिडरी या एसोसिएट के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन, कोई रिमार्क, कोई एडवर्स बात ऐड की है एज फार एज कारो इज कंसर्न्ड? क्योंकि अगर सब्सिडरी का ऑडिटर कुछ बता रहा है या एसोसिएट का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ बता रहा है, मतलब ये इंडिकेशन है कि आपकी पेरेंट कंपनी में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ध्यान रखिए, क्या कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने ऐड किए? कौन से ऑडिटर ने? वो ऑडिटर, ठीक है ना, ध्यान रखिए, जिनकी रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड एफएस में आती है, मतलब एसोसिएट और सब्सिडरी के ऑडिटर। क्या एसोसिएट या सब्सिडरी के ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन ऐड किया है क्या? अगर किया है तो इंडिकेट करिए उन कंपनी की जानकारी, मतलब कि भाई वो सब्सिडरी कंपनी जिसके ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन ऐड की है, या वो एसोसिएट कंपनी जिसके ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन ऐड की है। कंपनी के बारे में बताइए और कौन से पैराग्राफ नंबर में उसने ऐड किया है वो बताइए। आप बोलिए जी CSR को लेकर उसने बताया कि कंपनी ने अगले 6 महीने में फंड ने पैसा ट्रांसफर नहीं किया एज पर पैराग्राफ नंबर, आप एज पर पैराग्राफ नंबर 20, सब पैरा नंबर 20, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, अगर आपके सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के ऑडिटर ने
अपनी अपनी रिपोर्ट में कुछ भी कारों का नॉन कंप्लायंस बताया है, तो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में भी बताएगा कि मैं जिस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है, इसके ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाइड दी है, या अपनी रिपोर्ट के अंदर कारों का नॉन कंप्लायंस बताया कारों में किसी बात का, या एसोसिएट के ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कारों के किसी बात को लेकर रिजर्वेशन दिया है। तो आप ये बताइए अपनी रिपोर्ट में कि क्या दूसरे एसोसिएट और सब्सिडरी के ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कारों को लेकर कोई रिजर्वेशन तो नहीं दे रहे। अगर उन्होंने रिजर्वेशन दिया कारों को लेकर, तो आपको ये बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में उनके रिजर्वेशन के बारे में। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो अगर उन्होंने कोई बात बताई है तो वो आपको ही बतानी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट के अंदर। ये है एडवर्स रिमार्क बाय द ऑडिटर, जो आपने नहीं, आपके साथी कंपनी के ऑडिटर ने दिया है। अगर उन्होंने दिया है तो आप भी बताइए कि उन्होंने ये बात बताई है, ठीक है। तो ये है जी पैराग्राफ नंबर 3। जहाँ तक पैराग्राफ नंबर 4 की बात है, पैराग्राफ नंबर 4 कहता है अगर ऑडिटर कोई भी अनफेवरेबल आंसर देता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, और रीजंस देना पड़ेगा, बेसिस देना पड़ेगा, क्यों उसने अनफेवरेबल दिया है। आप कह रहे हो जी 188 नहीं माना, तो क्यों नहीं माना, कैसे कह रहे हो 188 नहीं माना, आप कह रहे हो 192 नहीं माना, तो कैसे नहीं माना, आप बताइए। तो कोई भी आंसर अगर आपका नेगेटिव है तो बेसिस तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका कारो का सेशन, ठीक है। तो इसमें हमने सारी बातें कवर कर ली हैं, ठीक है। जहाँ तक एक बात आपको बतानी थी बस, ये जो कारो है ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पे नहीं लगता। मतलब जब होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स की ऑडिट करेगा तो कारो मानने की ज़रूरत नहीं है। सर अभी तो आपने पढ़ाया, आगे पढ़ो क्या लिखा है, एक्सेप्ट बाकी मतलब नहीं है। सब्सिडरी क्या कर रही है, एसोसिएट क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हम स्टैंड एलोन की ऑडिट करेंगे, स्टैंड एलोन के बेसिस पे कारों की बातें बताएंगे। हाँ, अगर होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट के ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें बताई हैं, जैसा कि सब पैराग्राफ नंबर 21 के अंदर दिया गया है, तो वो बात आप बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको छोड़कर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पे कारो नहीं लगता। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करिए आप, ऑडिट रिपोर्ट में कारों की बातें बतानी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इस बात को छोड़कर, ठीक है जी। ये है कारो 2020, और उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा कारो 2020, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैं मेन बात आपको बताऊँ, मैंने ना जो समराइज़ जहाँ जहाँ करना था, मैंने सारा समराइज़ इस पीपीटी के अंदर ही कर लिया। तो लिखने की जो मेरी नीड थी, या जो मेरी आदत है लिखने की, जो मैं लिखता हूँ, वो लिखने का काम बिल्कुल ज़ीरो हो गया यहाँ पे। इसीलिए जो काम 3 से 4 लेक्चर में होना था, वो काम 2 लेक्चर में ही हो गया, ठीक है। और मुझे लगता है पिछला लेक्चर भी 2 घंटे से कम का था, ये भी करीब करीब 2 घंटे उससे के आसपास, उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। कारों का एक रैपिड रिवीजन भी लेकर आऊँगा, ऑडिट रिपोर्ट का रैपिड रिवीजन है, आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। ऑडिट रिपोर्ट 700, 701, 705, 706 रैपिड रिवीजन मेरे ख्याल 10-15-20 मिनट मैंने करवाया होगा। ऑडियो रिवीजन है वो आप देख सकते हैं, कारों का भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू बच्चावाड़ी, ठीक है, बाय बाय।